में सेक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इसे एंजॉय करना भी उतना ही जरूरी है जितना एक बच्चे की चाह में सेक्स करना। अक्सर लोग दिन भर की थकान के बाद रात में अपने पार्टनर के साथ सेक्स को एक काम की तरह निपटा कर सो जाते हैं, लेकिन सेक्स सिर्फ एक टास्क नहीं है, ये सिर्फ हमारी एक बॉडी नीड भी नहीं है। सेक्स क्या है, हमें यही बताने और समझाने आज यहाँ पर हमारे साथ हैं फेमस सेक्सोलॉजिस्ट मीना आनंद। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। होस्ट के बुलाने पर मीना आनंद स्टेज पर आती हैं। होस्ट उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, हमारे इस इवेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है मीना जी। Thank you so much for having me here. मीना जी, आपने सेक्सोलॉजिस्ट बनने का ही क्यों सोचा? Actually, इसे अपना प्रोफेशन बनाने के मेरे बहुत से रीजन थे, लेकिन सबसे पहले मुझे ये थॉट तब आया जब मेरा ये भ्रम टूटा कि सेक्स एंजॉय करने के लिए एक वुमन को कंप्लीटली एक मैन पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ मैन की फिजिकल नीड्स को पूरा करने का एक ऑब्जेक्ट नहीं है, उसकी अपनी भी नीड्स है। उसकी सेक्स को लेकर अपनी भी कुछ प्रेफरेंसेस हो सकती है। वो भी मन ना होने पर सेक्स को ना कह सकती है और मन होने पर खुद इनिशिएट भी कर सकती है। जिस दिन मुझे इन बातों का एहसास हुआ, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं सेक्सोलॉजिस्ट बनूंगी। क्या उम्र थी तब आपकी? 24। वाह वाओ, तो ये आपके लिए है। मगर जब मेरे इस डिसीजन के बारे में मेरी फैमिली को पता चला था, तो वो बहुत नाराज हुए थे। एक तो हमारी सोसाइटी में सेक्स पर ओपनली बात करने की बहुत बड़ा टैबू है। दूसरा, सेक्स एजुकेशन की जरूरत ही किसी को नहीं पता। तीसरा, मैं एक वुमन हूं। मगर मैं भी बचपन से जिद्दी हूं, तो मैंने वही किया जो मैंने करने का सोच लिया था। मुझे लोगों को, स्पेशली औरतों को सेक्स एजुकेशन देनी थी ताकि वो सब इसकी जरूरत को पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर सके, इस पर ओपनली बात कर सके, किसी भी तरह की सेक्स प्रॉब्लम या कंफ्यूजन होने पर डॉक्टर से कंसल्ट कर सके। ये जाने कि ये शर्म की बात नहीं है, इस बारे में आंख चुराकर नहीं, आंख से आंख मिलाकर भी बात की जा सकती है। सेक्स इज नॉट जस्ट एन एक्टिविटी, एवरी सेक्स यू हैव शुड बी एन एक्सपीरियंस। इट मेक्स योर लाइफ मोर डिजायरेबल एंड इंटरेस्टिंग। सेक्स एक प्लेजरेबल एक्सपीरियंस हो, उसके लिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? दो लोग एक दूसरे को कितना चाहते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है और उनकी ये चाह तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करती है। क्या है वो 3 रिक्वायरमेंट्स? इंटीमेसी, सेलिब्रेटेड अदरनेस, ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। मीना के इतना कहते ही ऑडियंस में हलचल सी मच गई। वहां बैठे लोग आपस में इन 3 रिक्वायरमेंट्स को डिसाइड करने में लग गए थे। तभी ऑडियंस ने मीना पर सवाल दागने शुरू किए। मीना जी, क्या आप थोड़ा डिटेल में इन्हें एक्सप्लेन करेंगी? श्योर, आप सबके सवालों के जवाब मिलेंगे, पर सुनते रहिए आगे के एपिसोड्स। इंटीमेसी यानी अंतरंगता। इसका मतलब तो आप सब जानते होंगे, ये एक फीलिंग है किसी के बहुत करीब होने की, किसी से बहुत गहरे जुड़े होने की। और ये फीलिंग किसी के लिए तभी आती है जब वो आपकी केयर करता है, आपकी फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस देता है, आपको समझने की कोशिश करता है। तो जब दो लोगों के बीच इस तरह की इंटीमेसी होती है, तो उनमें एक दूसरे से सेक्स करने की चाह बढ़ जाती है। दूसरा है सेलिब्रेटेड अदरनेस। इसका मतलब है कि आप अपने पार्टनर को खुद से अलग एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के तौर पर देखते हैं। आप ये मानते हैं कि आप और वो एक नहीं है। बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ मीना जी, अरे नहीं, बोलिए ना। लेकिन आज तक तो मैं यही सुनता आया हूँ कि जब दो लोग, फिर वो हस्बैंड वाइफ हो या फिर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, जब उनके दिल मिल जाते हैं तो वो एक हो जाते हैं। और यही तो एक हेल्दी रिलेशनशिप की पहचान भी होती है। यही सोचने की गलती तो हम आज तक करते हैं। देखिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप वही होती है जब दो लोगों के बीच करीबियों के बावजूद इतना स्पेस होता है जहां वो दो लोग एक दूसरे को एक्सप्लोर कर सकें, कुछ नया सीखें, नया जाने। इससे उन्हें एक दूसरे में भी हर रोज कुछ नया आकर्षण दिखेगा ना, और हम उसी चीज के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं होती है ना। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में अट्रैक्शन खत्म हो जाने का रीजन ही यही होता है। वो एक दूसरे के जैसा बनने के चक्कर में खुद ग्रो होना ही भूल जाते हैं, स्पेशली औरतें। और फिर सेक्स उनके बीच सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाता है। आइए मीना आनंद जी के साथ हो रही बातचीत आगे सुनते हैं। मीना जी, आपने इंटीमेसी और सेलिब्रेटेड अदरनेस के बारे में तो बता दिया। अब तीसरी रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर से आपका क्या मतलब है? जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि कोई ऐसी चीज जिसे पाने की चाह हो। आपका पार्टनर भी आपसे यही उम्मीद करता है कि वो आपके लिए डिजायरेबल हो और अट्रैक्टिव हो। जब उसे इस बात का विश्वास हो जाता है, तो वो अपने आप आपकी ओर सेक्सुअली अट्रैक्टेड होने लगता है। द पॉइंट इज, प्लेजरेबल सेक्स के लिए दो लोगों में एक दूसरे के लिए आकर्षण बना रहना चाहिए, जिसके लिए इन तीनों रिक्वायरमेंट्स का पूरा होना जरूरी है। अब इसके बाद जो दूसरी चीज बहुत जरूरी है, वो है अपनी सेक्सुअलिटी को पहचानना। क्या होती है सेक्सुअलिटी? इन सिंपल वर्ड्स, सेक्सुअलिटी हमारी सेक्सुअल फीलिंग्स, थॉट्स, अट्रैक्शंस और हमारा व्यवहार है। जब भी हम दूसरों को देखते हैं, तो वो कभी हमें फिजिकली अट्रैक्टिव लगते हैं, तो कभी इमोशनली, तो कभी सेक्सुअली। ये सब हमारी सेक्सुअलिटी का ही तो हिस्सा है। इसके डीप मीनिंग में जाएं तो ये हमारी सेक्सुअल आइडेंटिटी है। हम असल में हैं क्या, हेटेरोसेक्सुअल और स्ट्रेट, या फिर गे और लेस्बियन। इनके अलावा दो कैटेगरीज और होती हैं, एक बाइसेक्सुअल और दूसरी एसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल लोग कौन होते हैं? आई थिंक ये तो आप सब जानते होंगे। वो लोग जो सेम और ऑपोजिट दोनों जेंडर के साथ सेक्स करना पसंद करते हैं। जबकि एसेक्सुअल वो लोग होते हैं जिन्हें सेक्सुअल अट्रैक्शन कभी फील नहीं होता, और अगर होता भी है तो बहुत ही माइनर लेवल पर, वो भी तब जब वो किसी से डीपली और इमोशनली जुड़ जाते हैं। ऐसा करना उनकी चॉइस नहीं होती, बस वो ऐसे ही होते हैं। वेरी इन्फॉर्मेटिव। अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी की पहचान किस तरह हमारी सेक्स लाइफ में अपना रोल प्ले करती है? देखिए, जब हमें अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी की पहचान हो जाती है, तो हम धीरे धीरे ये भी डिस्कवर करने लगते हैं कि सेक्स को लेकर हमारी पसंद और नापसंद क्या है, हमारी फिजिकल डिजायर्स और नीड्स क्या है, ड्यूरिंग सेक्स हमें क्या सैटिस्फाई करता है, कौन सी चीज हमें इमीडिएट टर्न ऑन कर देती है, हमारी सेक्स फैंटेसीज क्या क्या है। जब हमें अपने बारे में ये बातें पता होंगी, तभी तो हम अपनी पार्टनर से अपनी सेक्सुअल प्रेफरेंस डिस्कस कर पाएंगे। सेक्स इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सेक्सुअलिटी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर एक्जिस्टेंस। अपनी सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल डिजायर को इग्नोर करना मतलब अपनी एग्जिस्टेंस से इनकार करना। इसे समझकर, इसे एक्सेप्ट करके, इसके साथ कंफर्टेबल होकर ही हम अपने पार्टनर के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप बनाने में सफल हो सकते हैं। और यही इंटीमेसी सेक्सुअल प्लेजर की ओर हमारा पहला कदम होता है। सेक्स वो ड्राइविंग फोर्स है जो हमारे आसपास एनर्जी क्रिएट करती है, लाइफ क्रिएट करती है। सेक्स से हम दुनिया में आए और सेक्स से हम किसी को दुनिया में लाएंगे। सेक्स हमारी इमोशनल वेलबींग, सेल्फ एस्टीम, हेल्थ और रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें अपनी सेक्सुअल एनर्जी को सही दिशा देना बहुत जरूरी है। क्या मेल और फीमेल सेक्सुअलिटी में कोई डिफरेंस होता है? डेफिनेटली, एक वुमन को एक मैन के मुकाबले सेक्सुअली अराउज्ड होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। मैन तो एक वुमन की सेक्सी पिक्चर देखते ही, या फिर अगर उसकी नजर यूं ही अचानक अपनी पार्टनर के नेकेड फ्लैश पर भी पड़ जाए, तो वो अराउज्ड हो जाता है। उसका मन तुरंत सेक्स करने के बारे में सोचने लगता है। जबकि वुमन के साथ ये मामला थोड़ा अलग है। एक वुमन भी इस सिचुएशन में अराउज्ड हो सकती है, लेकिन वो तब तक स्ट्रोकिंग, किसिंग, कटलिंग की चाह रखती है जब तक उसे सेक्स करने की तलब ना होने लगे। मैन होकर उठता ही इरेक्शन के साथ है, जबकि वुमन नाइट टाइम सेक्स भी रिलैक्स्ड हो जाने या नहाने के बाद प्रेफर करती है। ऑलमोस्ट एवरी वुमन मल्टीटास्कर होती है। एक ही समय पर उसके माइंड में ना बहुत कुछ चल रहा होता है। घर और बाहर के उसे इतने काम होते हैं कि उसके लिए बेडरूम में आते ही सब कुछ भूलकर एकदम से सेक्स करने के मूड में आ जाना मुश्किल है। बच्चों का होमवर्क, स्कूल, लॉन्ड्री, सुबह सुबह बच्चे लंच में स्कूल क्या लेकर जाएंगे, इस तरह की और भी न जाने कितनी टेंशन के साथ वो रात में बेडरूम में घुसती है। और अगर वो वर्किंग है तो ऑफिस का स्ट्रेस अलग से। दैट्स व्हाई शी टेक्स टाइम टू रिलैक्स। दूसरी तरफ मैन आसानी से खुद को इस तरह की छोटी-मोटी चिंताओं से डिसएंगेज करके सेक्स करने के मूड में आ जाता है। इसीलिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने पार्टनर की सेक्सुअल लाइक्स और डिसलाइक्स को जानें और समझें, क्योंकि कभी-कभी इस तरह की डिफरेंट सेक्सुअल नीड्स से दो लोगों के बीच के रिश्ते में प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं।
और इन प्रॉब्लम से सिर्फ तभी बचा जा सकता है अगर हम अपने पार्टनर से अपनी सेक्सुअल नीड्स और प्रेफरेंसेस को लेकर ऑनेस्ट रहें। एग्जैक्टली, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टेल देम कि आपको देर तक फोरप्ले करते रहना पसंद है, आपको कोई नई पोजीशन ट्राई करनी है, आपको सेक्स के दौरान बातें करना अच्छा लगता है, जो भी आपको पसंद हो वो सब अपने पार्टनर के साथ शेयर करो और साथ ही उनसे उनकी पसंद भी पूछो। क्या पता उन्हें अपनी पसंद आपसे कहने में झिझक हो रही हो। मीना जी की बात खत्म होते ही ऑडियंस में से एक वुमन ने कुछ कहने के लिए हाथ ऊपर किया। होस्ट ने उसे एक्नॉलेज करते हुए कहा, सबसे पहले अपना नाम बताइए और फिर कहिए क्या पूछना चाहती हैं आप। जी मेरा नाम नीता है और मैं मीना जी से ये पूछना चाहती हूँ कि हम औरतों के पास दिन भर करने को इतने काम होते हैं कि रात होते होते हम इतना थक जाते हैं कि बिस्तर पर लेते ही हमारी आंखें बंद होने लगती हैं और अगर सेक्स होता भी है तो वो एक फॉर्मेलिटी की तरह। अपने बिजी शेड्यूल में से हम अपनी सेक्सुअल डिमांड को पूरा करें तो कैसे करें? नीता, देखिए ये सिर्फ आपका ही नहीं बहुत सी औरतों का मसला है, लेकिन ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितनी दिखती है। हाँ, मैं मानती हूँ कि औरतों के पास बहुत से काम होते हैं, लेकिन अगर आप सेक्स को अपनी टू डू लिस्ट में सबसे आखिर में रखेंगी तो कभी भी इसके लिए इनफ टाइम नहीं निकाल पाएंगी ना। ये बात याद रखिए कि सेक्स आपको रिलैक्स करता है, प्लेजर देता है, आपके स्ट्रेस को भी कंट्रोल में रखता है, इसलिए ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि आप इसे भी दूसरे कामों की तरह उतनी ही प्रायोरिटी दें। इससे आपकी सेक्स लाइफ तो बेटर होगी, साथ ही आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होती जाएगी, जिसका बेनिफिट आपकी पूरी फैमिली को मिलेगा। लेकिन मैम इसको प्रायोरिटी दें तो किस तरह? फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न टू लव योरसेल्फ नीता। जैसे आप अपने पार्टनर और बच्चों से प्यार करती हैं वैसे ही खुद से भी प्यार कीजिए। जैसे आपको उनकी हर जरूरत और सुख का पता होता है वैसे अपनी जरूरत और सुख के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। उसके बाद अपने दिन भर के कामों की लिस्ट से छोटे मोटे अननेसेसरी कामों को कभी बात के लिए डाल दीजिए या फिर घर में से किसी और को उसे पूरा करने की रिस्पांसिबिलिटी दे दीजिए। बल्कि आपको अपने पार्टनर और बच्चों को अपने साथ घर के कामों में लगाना चाहिए। हो सकता है कि वो आपके जैसे नीट और परफेक्ट तरीके से काम ना करें, लेकिन आपका काम तो हो जाएगा ना। थोड़ी बहुत इम्परफेक्शन से कयामत तो नहीं आ जाएगी। और ये भी हो सकता है कि शायद आपका पार्टनर और बच्चे काम करने से मना कर दें या काम करने में आलस दिखाएं, लेकिन जब आप उनसे खुलकर अपने मन की, अपनी जरूरतों की और आराम की बात करेंगी तो धीरे धीरे वो भी घर के कामों में आपकी हेल्प करने लग जाएंगे। आखिर हमने अपने आप को उनकी नजरों में सुपरवुमन बना के रखा है ना, तो उनका ये इल्यूजन टूटने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। और हाँ, सोशल मीडिया से ब्रेक लीजिए, व्हाट्सएप के बेकार के ग्रुप्स में से खुद को एग्जिट मारिए। ये सब टाइम कंज्यूमिंग होने के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करता है ना, जिससे आप हर समय थके रहते हैं और आपकी यही थकावट आपकी सेक्स लाइफ को भी इफेक्ट करती है। हेलो मैम, आई एम अंकुर। हेलो अंकुल। मैम अभी आपने सेक्सुअलिटी के बारे में इतना सब कुछ बताया। आपने कहा हम जो हैं जैसे दिखते हैं या फिर जो भी हमारी सेक्सुअल लाइक्स और डिसलाइक्स हैं हमें उसे एक्नॉलेज करके एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन मैम मीडिया तो कुछ और ही कहती है, वो किसी की भी सेक्सुअलिटी को उसकी बॉडी इमेज से जोड़ देती है। एक मैन के केस में असली मर्द वही है जिसकी 6 एब्स हैं, जिसमें एक सुपर हीरो की क्वालिटीज हैं। कभी कभी तो उनके कैमरा का फोकस मैन की बिलो द बेल्ट बॉडी पर भी रहता है। उनमें ये मैसेज दिया जाता है कि विमेन ऐसे ही स्ट्रॉन्ग मैन की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ऐसे ही बॉडी बिल्डर मैन उन्हें सेक्सुअली सेटिस्फाई कर सकते हैं, जिन्हें देखकर अक्सर मेरा सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है। सो आई एम आस्किंग दिस अगेन हियर, मैम डज साइज रियली मैटर? अंकुर, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। आपकी बात सही है कि मीडिया ने मैन और वुमन की सेक्सुअलिटी की एक ऐसी परफेक्ट इमेज तैयार कर दी है जिससे मोस्टली लोग अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं। उन्हें लगने लगता है कि वो अपने पार्टनर के लिए सूटेबल नहीं है या फिर वो कभी उनको सेक्सुअली सैटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए, हमें मीडिया के इस भ्रमजाल में नहीं फंसना है, ऑलराइट? वो अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए इस तरह के नैरेटिव सेट करते हैं। सेक्सुअल प्लेजर के लिए मैन को मैस्कुलिन बॉडी और वुमन को साइज 0 फिगर नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट तो बस इतना है कि आप अपनी और अपने पार्टनर की सेक्सुअल नीड्स और डिजायर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। अक्सर पुरुषों को अपने पीनस साइज को लेकर कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाता है, लेकिन इट डजंट मैटर। कम से कम इसकी परफॉर्मेंस पर इसकी साइज का कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये किसी की पर्सनल प्रेफरेंस जरूर हो सकती है कि उसे बिग साइज चाहिए या स्मॉल साइज। ठीक है, जैसे किसी को पिज्जा सॉस के साथ पसंद होता है तो किसी को बिना सॉस के, राइट? अगर कुछ मैटर करता है तो वो ये कि आप इसके साथ क्या करते हो। बहुत से पुरुष मानते हैं कि अगर उनकी पीनस का साइज बड़ा होता तो वो अपनी पत्नी और गर्लफ्रेंड के साथ अपने रिश्ते में और ज्यादा कॉन्फिडेंट होते, वो और ज्यादा अच्छे लवर्स होते। मैम जब साइज मैटर ही नहीं करता तो फिर लड़कों में इसके साइज को लेकर इतना क्रेज क्यों होता है? स्मॉल साइज को लेकर उनका सेल्फ एस्टीम इतना लो क्यों हो जाता है? क्या साइकोलॉजी है इसके पीछे? देखिए अंकुर, ये सिर्फ हमारी माइंड कंडीशनिंग है। इधर उधर से सुनकर देखकर उनका माइंड मान लेता है कि बिग साइज इज द बेस्ट। यही कंडीशनिंग वुमन को अपनी बस्ट साइज को लेकर होती है। मैन भी बिग ब्रेस्ट वाली वुमन की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनके माइंड में भी यही बैठ गया कि बिग साइज यानी मोर प्लेजर। लेकिन सच यही है कि इससे ना तो आपकी सेक्स परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ता है और ना ही इससे आपका सेक्स प्लेजर कम या ज्यादा होता है। अंकुर को अपने सवाल का जवाब मिलने के बाद होस्ट ने मीना जी से पूछा, मीना जी, एक पुरुष और एक स्त्री अपने सेक्सुअल पार्टनर से क्या चाहते हैं? आई मीन उनसे उनकी उम्मीदें क्या होती हैं? पिछले एपिसोड में होस्ट ने मीना जी से पूछा था, कि स्त्री और पुरुष दोनों अपने सेक्स पार्टनर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आइए मीना जी से सुनते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। सबकी अपनी अपनी पसंद और अपनी अपनी नीड्स होती हैं, अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस होते हैं, लेकिन कुछ चीजें कॉमन होती हैं जो हर वुमन मैन से और हर मैन वुमन से सेक्स के दौरान एक्सपेक्ट करता है। चलिए पहले मैं आपको वुमन के बारे में बताती हूँ। व्हाट डज अ वुमन वांट फ्रॉम अ मैन ड्यूरिंग सेक्स? मीना जी के आगे बढ़ने से पहले ही होस्ट उनकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन है जिसे हर पुरुष सॉल्व करना चाहता है। एक्चुअली इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना इसे बना दिया गया है। देखिए, अगर मैन सही में इस सवाल का जवाब जानना चाहता है तो उसे बस अपनी फीमेल पार्टनर को समझने पर बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। एनीवे, लेट्स कम टू द पॉइंट। एक वुमन अपने मेल पार्टनर से क्या चाहती है, इस पर दुनिया भर के सेक्स थेरेपिस्ट्स ने कुछ चीजें नोट डाउन की हैं। उन्हीं के बारे में मैं आपको बताती हूँ। पे अटेंशन टू हर नॉन वर्बल साइन, यानी सेक्स के दौरान एक वुमन बिना कुछ बोले अपने पार्टनर को कई सिग्नल्स देती है। लाइक अगर उसे आपका किसी पर्टिकुलर स्पॉट को टच करना अच्छा लगता है तो आपको वहीं दोबारा छूने का इशारा करती है। साथली मोस्टली मेन उनकी ये इशारे समझ नहीं पाते। हर दूसरे दिन मुझे ऐसे ईमेल्स या मैसेजेस आते हैं जिनमें औरतों की यही शिकायत होती है कि उनके पार्टनर उन्हें नहीं समझते। तो उनके इशारों को समझने के लिए पुरुषों को क्या करना चाहिए? अगर उन्हें औरतों के इशारे समझ नहीं आते तो वो उनसे बीच में डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि डू यू लाइक इट, डू यू वांट मी टू डू दिस अगेन, और डज इट हर्ट, शुड आई ट्राई दिस पोजीशन? आफ्टर ऑल कंसेंट इज सेक्सी। ओके, मे बी औरतें अपनी शाइनेस के कारण इसका जवाब भले ना दें मगर वो इसे अप्रिशिएट जरूर करती हैं। इस तरह पुरुषों से उनका इमोशनल कनेक्शन थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उनके नॉन वर्बल एक्सप्रेशन समझने के साथ साथ आप उनकी मोर्निंग, हेवी ब्रीथिंग और इंक्रीज लुब्रिकेशन से भी उनकी नीड्स को पहचान सकते हैं। अमेजिंग। कितनी बातें बिना अवेयरनेस के यूं ही इग्नोर कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? फोरप्ले और आफ्टर प्ले। बहुत से मेन को लगता है कि सेक्स इज मोस्टली अबाउट पेनिट्रेशन,
But I'm so sorry to say, लगभग सभी women इसके पहले उनसे foreplay और afterplay की उम्मीद करती हैं। अगर सेक्स के बाद मैन फिर कर सो जाए तो वुमन खुद को अकेला फील करने लगती है, जैसे भीड़ में कोई अपना उन्हें अकेला छोड़कर चला गया वैसा। एक वुमन के लिए सेक्स सिर्फ सेक्स नहीं होता, फिजिकल होने के साथ साथ वो अपने पार्टनर के साथ इमोशनली भी अटैच्ड होती है। और ऐसे में अगर उसका पार्टनर सेक्स के तुरंत बाद फिर कर सो जाए तो उसे ऐसा लगेगा ना कि उसके पार्टनर को सिर्फ सेक्स के लिए ही उसकी चाह थी। और फोरप्ले की एक्टिविटी तो बेडरूम में आने से पहले ही शुरू हो जाती है। इसके बारे में मैं डिटेल में बाद में बात करूंगी। नेक्स्ट है एक्सप्लोर हर इग्नोर्ड हॉटस्पॉट। मोस्टली वुमेन चाहती है कि उनका पार्टनर एक्सप्लोर करे। ये एक्टिविटी दोनों के लिए एक एडवेंचर बन जाती है। फॉर एग्जांपल अ मैन कैन से टू हर, लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड योर जी स्पॉट। इस तरह दोनों के लिए जी स्पॉट को फाइंड आउट करना एक टिकलिंग एक्टिविटी बन जाएगा। वुमन की बॉडी में और भी ऐसे कई स्पॉट्स होते हैं जो अक्सर मैन से इग्नोर हो जाते हैं, लाइक हर इनर थाई, ईयर एंड हर लोअर बैक। इन प्लेसेस पर मैन की टच करते ही वुमन सेक्सुअली अराउज्ड होने लगती है। अभी आपने जी स्पॉट का जिक्र किया, ये क्या है और इसे कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? अगर इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊं तो चलेगा? अभी व्हाट वुमन वांट फ्रॉम मैन वाले ट्रैक पर ही रहते हैं। श्योर, एज यू से। अब नेक्स्ट क्या? So female might want to talk dirty too. रियली? Yeah. अगर सब नहीं तो मोस्टली डर्टी नहीं तो रोमांटिक और डिस्क्रिप्टिव, यानी जो भी आप कर रहे हो उसे नरेट करते जाएं। एक मैन को हो सके तो सारे मेथड्स ट्राई करने चाहिए। बेसिकली शी वांट्स टू फील वांटेड। वो जानना चाहती है कि उनमें ऐसा क्या है जो उनके मैन को टर्न ऑन कर देता है। शी वांट्स टू फील हॉट, डिजायर्ड, अप्रिशिएटेड एंड ऑनर्ड। वाओ। या नेक्स्ट है क्लिटोरल स्टिमुलेशन। क्लिटोरस वुमन के एरोजेनस जोन का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। एरोजेनस जोन क्या है? बॉडी के वो हिस्से जो टच होते हैं बॉडी में सेक्सुअल रिस्पांस पैदा कर देते हैं। क्लिटोरस भी इसी जोन में आता है। वजाइना ओपनिंग के ऊपरी हिस्से में ये लोकेटेड होता है। ऊपर से हमें इसका बहुत ही छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है। इसका मोस्टली हिस्सा अंदर की ओर होता है। वुमन को ऑर्गेज्म फील करवाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्लिटोरल एरिया को स्टिमुलेट कैसे करें? इसके लिए मैन अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल कर सकता है या फिर ही आल्सो कैन ट्राई स्ट्रॉन्ग सकिंग एंड टीजिंग दैट पार्ट विद हिज टंग। वो चाहे तो वुमन के क्लिटोरल एरिया पर अपनी नोज और फोरहेड से हल्के-हल्के प्रेशर भी बना सकता है। ट्राई डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ प्रेशर एंड रिदम्स और देखें कि आपकी वुमन को सबसे ज्यादा क्या अराउज करता है। अच्छा, एक और चीज है जो एक वुमन अपनी पार्टनर से शिद्दत से चाहती है। क्या? वर्शिप हर। मेरी क्लाइंट है जो अक्सर मुझसे अपने पति की शिकायत करते हुए कहती है कि उसका पति उसकी ब्रेस्ट को बहुत ही ब्रूटली पकड़ता है। उसे ऐसा फील होता है जैसे वो कोई मांस का एक टुकड़ा हो। एक वुमन अपनी पार्टनर की आंखों में अपने प्यास के साथ-साथ एडोरेशन भी देखना चाहती है। वो उसे ये उम्मीद रखती है कि वो उसे टेंडरली और सेंसुअली ट्रीट करेगा। वो उसे सिर्फ ऑर्गेज्म की उम्मीद नहीं रखती और ना ही सिर्फ उसका गोल होना चाहिए। वो चाहती है उसका पार्टनर उसे वैसे ही छुए जैसे कि हम किसी सॉफ्ट, डेलिकेट और फ्रैजाइल ऑब्जेक्ट का ख्याल रखते हैं। उसके लिए सेक्स सिर्फ ऑर्गेज्म पाना नहीं बल्कि एक प्लेजरेबल एक्सपीरियंस को फील करना भी है। नेक्स्ट, मेक श्योर शी कम्स फर्स्ट एंड अगेन। वुमन की एक स्पेशलिटी है कि उसे मल्टीपल ऑर्गेजम्स हो सकते हैं एंड इट्स अ मैन्स जॉब हियर। और अपने से पहले दिन लगभग 70% वुमेन को क्लिटोरल स्टिमुलेशन से ऑर्गेज्म फील होता है, जिसके लिए सिर्फ पेनिट्रेशन काफी नहीं होता। इस केस में सेक्स टॉयज भी काफी इफेक्टिव होते हैं या आपकी राइट पोजीशन और एंगल फाइंड आउट करने में काफी हेल्प करते हैं। कौन सोच सकता है कि सेक्स के बारे में भी इतना कुछ जानने को? इसीलिए तो सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है। अग्रीड। इसके अलावा भी और कुछ है जो वुमन अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करती है? इस तरह के एक्सपेक्टेशंस का कोई एंड नहीं होता। किसी भी मैन के लिए बस ये जानना और समझना इंपॉर्टेंट है कि उसकी पार्टनर को क्या सेक्सुअली अराउज करता है और कैसे वो उसके सेक्स एक्सपीरियंस को प्लेजरेबल बना सकता है। वो उसे प्रीटी कॉम्प्लीमेंट देकर प्रीटी फील करवा सकता है। उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट लाइक कपल मसाज का गिफ्ट वाउचर देकर उसे चौंका सकता है। उसके कामों में उसकी हेल्प करके उसे जता सकता है कि वो उसकी केयर करता है। कभी-कभी ऑफिस से लौटते हुए वो उसके लिए उसकी पसंद के असॉर्टेड फ्लावर्स ला सकता है। उसकी बातें अपनी पूरी अटेंशन और इंटरेस्ट के साथ सुन सकता है। जब वुमन को लगता है कि उसका पार्टनर उसकी केयर करता है तो वो नेचुरली उसकी तरफ झुकने लगती है। उसकी बॉडी को उसके टच की क्रेविंग होने लगती है। अमेजिंग। अच्छा, आपने कहा था कि आप जी स्पॉट के बारे में बाद में बताएंगी। मैंने सुना है कि जी स्पॉट और कुछ नहीं, सिर्फ एक मिथ है। क्या ये बात सही है? इसे एक मिथ कहना तो ठीक नहीं होगा। हाँ, मगर ये स्पॉट सभी को ढूंढने से मिलता भी नहीं। ये भी वुमन का एक एरोजेनस जोन है और वजाइना के अंदर 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे की ओर होता है। कुछ फीमेल्स कहते हैं उन्हें बहुत ढूंढने पर भी ये स्पॉट आज तक नहीं मिला। दे बिलीव दैट उनकी बॉडी में ये स्पॉट है ही नहीं। कुछ कहती है कि इस एरिया में जब भी कोई सेंसेशन होती है वो पेनफुल और अनप्लेजेंट ही होती है। कुछ का मानना है कि स्पॉट को टच करते ही उन्हें एक अलग ही तरह का इंटेंस प्लेजर फील होता है जो कहीं और से उन्हें नहीं मिलता। कुछ फीमेल्स का एक्सपीरियंस है कि उनके इस हिस्से में स्टिमुलेशन होती है वो इजैकुलेट करती हैं या उनकी वजाइना से बहुत सारा लूड प्रोड्यूस होता है। कुछ कहते हैं कि ये हिस्सा उन्हें सबसे इंटेंस ऑर्गेज्म ऑफर करता है। इट मेक्स इट पॉसिबल टू ऑर्गेज्म फ्रॉम वैजिनल पेनिट्रेशन। पूछने पर विमेन के इस बारे में बहुत अलग-अलग रिएक्शंस होते हैं। जैसे किसी की छूने पर ये एरिया बहुत बम्पी यानी गुदगुदा लगता है तो किसी को लगता है कि इस स्पॉट को फील करने के लिए इस हिस्से को थोड़ा ज्यादा पुश करना पड़ता है। लेकिन ऑलमोस्ट सबका मानना है कि उन्हें अपनी वजाइना के अंदर की ऊपरी हिस्से में सेंसेशन फील होती है। तभी ऑडियंस में से एक लड़की ने कुछ पूछने के लिए हाथ उठाया। होस्ट ने उसे अपना सवाल पूछने को कहा। हेलो मैम, आई एम प्रीति। आपने अभी कहा कि जी स्पॉट में स्टिमुलेशन होते ही कुछ फीमेल इजैकुलेट करने लगती हैं। क्या फीमेल भी वाकई में इजैकुलेट करती हैं? Yes, Preeti, they do. Female ejaculation is not a myth. बस इसे लेकर ना बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता। बहुत सी फीमेल इसे लेकर embarrassed फील करती हैं because they feel they have urinated. मैम, जी स्पॉट फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? इसको फाइंड आउट करने का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है। ये प्रैक्टिस है। वुमन अपनी पार्टनर के बिना भी जी स्पॉट एक्सप्लोर कर सकती है। वो जगह बहुत सेंसिटिव होती है और वहाँ पर सेंसेशन बहुत ज्यादा इंटेंस भी हो सकता है। अगर वुमन के हाथ में कंट्रोल होगा तो उसके लिए नीड के हिसाब से अपनी रिदम को मेंटेन करना भी आसान होगा। ये सब जानने के बाद इवेंट के होस्ट ने मीना जी से पूछा, इसे जी स्पॉट क्यों कहा जाता है? देखिए 1950 में एक जर्मन गायनेकोलॉजिस्ट ग्राफनबर्ग ने इस स्पॉट के बारे में अपनी थ्योरी दुनिया के सामने रखी थी। उन्हीं के नाम पर इसे जी स्पॉट का नाम दिया गया। तभी से ये साइंटिफिक और सेक्सुअल कंट्रोवर्सी का एक सब्जेक्ट बना हुआ है। कई लोग मानते हैं कि ऐसा कोई स्पॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ग्राफनबर्ग जिस स्पॉट की बात कर रहे हैं वो क्लिटोरिस का ही एक पार्ट है। जी स्पॉट एग्जिस्ट करता है या नहीं, इस पर होने वाली डिबेट पर ज्यादा ध्यान देने की जगह बस ये बात याद रखिए कि इसके बिना भी आप अपनी सेक्स लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। इसे ना ढूंढ पाने पर फ्रस्ट्रेट होने की कोई जरूरत नहीं है। सेक्सुअल प्लेजर लेने के और भी बहुत से तरीके हैं। इवेंट का दूसरा दिन शुरू हो गया। आइए सुनते हैं मीना जी आज क्या बताती हैं। हमारे इस इवेंट के दूसरे दिन आपका स्वागत है मीना जी। जी, थैंक यू सो मच। मीना जी, सबसे पहले ये बताइए कि सेक्स करने की सबसे सही उम्र क्या है? क्या एक स्त्री और पुरुष के लिए ये उम्र अलग-अलग है? वैसे तो सेक्स तभी करना चाहिए जब आप मेंटली, इमोशनली और फिजिकली पूरी तरह से तैयार हो। आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। मगर साइंस ने सेक्स करने की आइडियल एज 18 मानी है, लेकिन कई कंट्रीज में सेक्स करने की कंसेंट एज 16 भी मानी गई है। इस
इससे पहले सेक्स करने से मैन और वुमन दोनों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। वो कैसे? क्योंकि देखिए सेक्स के बाद आपकी बॉडी में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। कई तरह के नए इमोशंस हम फील करते हैं जो हमें पहले कभी भी नहीं फील किए होते हैं। मैन और वुमन दोनों की प्यूबर्टी 9 से 15 के बीच होती है, लेकिन इस दौरान दोनों जिन बदलावों से गुजरते हैं वो एक दूसरे से काफी अलग होता है। जब बॉयज में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने लगता है और उन्हें अपनी बॉडी में चेंजेस फील होने लगते हैं। इसी एज के अराउंड उन्हें इरेक्शन क्या होता है वो भी समझ आने लगता है, लेकिन वो इस उम्र में इतने इमोशनली डेवलप नहीं होते जो सेक्स के बाद होने वाली रिपरकशंस को समझ सकें। आफ्टर 17 और 18 उनमें इमोशनल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। हालांकि 18 तक भी वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाते, मगर फिर भी यही माना जाता है कि इस उम्र में वो सेक्स को इमोशनली और फिजिकली हैंडल करने के काबिल हो जाते हैं। इससे अलग गर्ल्स प्यूबर्टी के दौरान कई अलग अलग तरह के बदलावों से गुजरती हैं। मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं उन्हीं इस एज के दौरान। वुमन मैन से ज्यादा इमोशनल होती है, नेचर ने उन्हें बनाया ही ऐसा है। अंडर एज में सेक्स करने से हो सकता है कि वो उस एक्सपीरियंस को एक इमोशनल बैगेज की तरह जिंदगी भर ढोती रहे। 17 और 18 से पहले उनकी बॉडी भी अंडर डेवलप्ड होती है, वो किसी भी मेजर हार्मोनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार नहीं होती। इसलिए इस उम्र से पहले सेक्स करने से लड़कियां डिप्रेशन का शिकार भी हो सकती हैं और फिजिकली भी उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। क्या एज के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है जिससे एक लड़का या लड़की जान सके कि वो अब सेक्स के लिए तैयार है? हाँ बिल्कुल है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हर बॉय और गर्ल को सेक्स करने से पहले खुद से पूछने चाहिए। और वो सवाल क्या है? देखिए, फर्स्ट इज क्या हम यानी मैं और मेरा पार्टनर दोनों इस चीज में बिलीव करते हैं कि सेक्स सिर्फ मैरिज या कमिटेड रिलेशनशिप में ही होना चाहिए। सेकंड इज क्या मैं और मेरा पार्टनर ये मानते हैं कि सेक्स सिर्फ दो प्यार करने वाले लोगों के बीच होना चाहिए। क्या मैं उससे प्यार करता हूँ? क्या वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है या करती है जितना कि मैं उससे करता हूँ या करती हूँ? थर्ड इज क्या हम दोनों एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचाव के लिए तैयार हैं? फोर्थ इज प्रिकॉशंस लेने के बावजूद अगर फिर भी प्रेगनेंसी या इन्फेक्शन हो गया तो क्या हम उससे डील कर पाएंगे? फिफ्थ इज सेक्स के बाद हमारी रिलेशनशिप में जो भी बदलाव होगा क्या हम उसके लिए तैयार हैं? वैसे तो इन सवालों का कोई भी सही या गलत जवाब नहीं है। सेक्सुअल डिसीजन मोस्टली हमारे पर्सनल बिलीव्स और वैल्यूज पर डिपेंड करते हैं, मगर फिर भी हमें सेक्स से पहले खुद से इनके जवाब मांगने चाहिए ताकि हम कहाँ स्टैंड करते हैं ये हम जान सकें। हमारी कॉन्शियस अगर इन सवालों से परेशान या कंफ्यूज होती है तो इसका मतलब है कि हम अभी इमोशनली सेक्स के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा अपने पार्टनर से अपनी सेक्स व्यूज को डिस्कस करना भी अच्छा आइडिया है ताकि दोनों ही अपनी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले हर तरह से तैयार हो सकें। थैंक यू मीना जी, इतने अच्छे से ये सब एक्सप्लेन करने के लिए। कल आपने हमें बताया था कि एक स्त्री सेक्स के दौरान एक पुरुष से क्या चाहती है। अब आप हमें बताइए कि पुरुष उस दौरान एक स्त्री से क्या चाहता है। मैन बाय नेचर बहुत ही प्रेडिक्टेबल होता है। उसे जो चाहिए वो स्ट्रेट फॉरवर्डली कह देता है। वुमन की तरह वो इशारों में नॉन वर्बली बात नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर वुमन उसे समझ नहीं पाती तो उसे मैन को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सेक्स में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। अगर कोई एक भी इसे एंजॉय नहीं कर रहा तो दूसरे के लिए भी एक प्लेजरेबल एक्सपीरियंस नहीं होगा। वैसे तो हर मैन की अपनी अलग अलग पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ जो वो वुमन से सेक्स के दौरान चाहते हैं। फर्स्टली दे वांट वुमेन टू टेक द इनिशिएटिव समटाइम्स। मोस्टली मैन ही सेक्स में फर्स्ट मूव लेता है। उसे ऐसा करना अच्छा भी लगता है, बट ही लव्स अगर वुमन ऐसा करती है। उसे लगता है कि वो भी उससे सेक्स करने के लिए उतनी ईगर है जितना कि वो उसके साथ करने के लिए है। इट मेक्स हिम फील डिजायर्ड। ये बात उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देती है। सेकंड इज दे आल्सो लव व्हेन वुमेन टॉक डर्टी, मगर इस बात को लिटरली लेने की जरूरत नहीं है। एंड थर्ड इज दे लव इट व्हेन वुमेन टेक कंट्रोल इन बेड। ऐसे में उस पर से सेक्स को प्लेजरेबल बनाने का प्रेशर कम हो जाता है। जब वुमन बेडरूम को डोमिनेट करती है तो वो मैन को बहुत हॉट लगती है। फोर्थ इज टू एक्सप्लोर हिज फैंटेसीज। हर किसी की कुछ सेक्सुअल फैंटेसीज होती हैं जिन्हें वो अपने पार्टनर के साथ एक्सप्लोर करना चाहता है। फिफ्थ इज अ मैन आल्सो लव्स फोरप्ले। हम सभी के मन में एक ऐसा मिसकंसेप्शन होता है कि मेन डजंट लव फोरप्ले, लेकिन ऐसा नहीं है। सिक्स्थ इज मैं लव वाचिंग वुमेन ड्यूरिंग सेक्स। जी हां, सही सुना आपने। सेक्स के दौरान मैन को अपनी पार्टनर को सेक्सुअली अराउज्ड होते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। सेवंथ इज टेल हिम दैट यू आर सैटिस्फाइड। मैन चाहता है कि उसकी पार्टनर उसे बताए कि वो उससे सेक्सुअली सैटिस्फाइड है। वुमन के ऐसा करने से मैन का खुद का सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन भी बढ़ जाता है। एथ इज दे वांट वुमेन टू बी मोर वोकल। मैन वुमन से एक्सपेक्ट करता है कि वो उसे अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बताए। वो गेस व्हाट वाले गेम में परफेक्ट नहीं होता। वो ज्यादा कंफर्टेबल इसमें है कि उसकी पार्टनर बिना किसी हेजिटेशन के उसे अपनी सेक्सुअल नीड्स के बारे में बताए। नाइन्थ इज मैन लव्स ओरल एंड एनल सेक्स। बहुत सी वुमन ओरल और एनल सेक्स को लेकर कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन मैन सीक्रेटली विश करता है कि उसकी पार्टनर उसे करने दे। दैट्स ऑल। बाकी तो किसी को कुछ भी पसंद हो सकता है ना। मीना जी ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, ऑडियंस में से एक लड़की उनसे कुछ पूछने के लिए खड़ी हो गई। हेलो मैम, मेरा नाम आशु है। आपने अभी सेक्सुअल फैंटेसीज की बात की, राइट? लेकिन मैम इन आदमियों की फैंटेसीज बहुत ही वियर्ड होती हैं। मेरे हस्बैंड ने एक बार मुझे कहा था कि उनका मन कभी थ्रीसम करने को करता है। अब मैं उनकी ये बात कैसे मान लूं? देखिए, अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो मत मानिए उनकी बात। अपने पार्टनर की हर फैंटेसी का हिस्सा बना ही जाए ये जरूरी नहीं है, ओके? लेकिन उनकी हर फैंटेसी के लिए ना ही कर दिया जाए तो ये भी आपके रिश्ते के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, राइट? तो आप उनसे बात कीजिए। ये नहीं तो शायद उनकी किसी और फैंटेसी को पूरा करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए, कोई भी फैंटेसी हो वो थोड़ी सी वियर्ड तो होगी क्योंकि वो रियलिटी नहीं है। इसका मतलब यही है कि हमें अपनी हदों से थोड़ा बाहर जाना होगा। हमें उन मोमेंट्स को क्रिएट करना होगा जिनका रियलिटी में होना इम्पॉसिबल है। एक्चुअल में ये हमारे इरोटिक थॉट्स हैं जिन्हें इमेजिन करके हम सेक्सुअली अराउज्ड होने लगते हैं। Yep, the entire human race has a mind that drifts to the gutter at least sometimes. हमें भले अपने वियर्ड थॉट्स पर एम्बैरेसमेंट फील हो, मगर ऐसे थॉट्स माइंड में आना बिल्कुल नॉर्मल है। और अगर आपके पार्टनर की कंसेंट है और अगर आपकी ये फैंटेसीज लीगल और सेफ हैं तो इन्हें एक्सप्लोर करने में कोई हार्म नहीं है। लेकिन जो भी है, इस तरह की फैंटेसीज हमारे अंदर छिपी डिजायर्स को सरफेस पर ले आती हैं और सेक्स को एक एडवेंचरस एक्टिविटी बना देती हैं। इसका पर्पस भी तो हमें सेक्सुअली अराउज करना ही है। हमें बोरिंग डेली रूटीन और रियलिटी से थोड़ा ब्रेक भी मिल जाता है, जिसकी आज हम सबको बहुत जरूरत भी है। ये हमारी सभी अनफुलफिल्ड डिजायर्स को पूरा करने का एक ऑप्शन भी है। मगर आपके पार्टनर की कई फैंटेसीज इम्प्रैक्टिकल हैं और प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती हैं, तो ऐसे में आप उन्हें साफ मना कर दीजिए। इसके बाद होस्ट ने मीना जी से पूछा, मीना जी, मल्टीपल पार्टनर सेक्स के अलावा और कौन-कौन सी सेक्सुअल फैंटेसीज होती हैं? Oh, they are countless. Human mind has no limit. हम क्या क्या इमेजिन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं इसका हमें खुद भी पता नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ बहुत कॉमन फैंटेसीज हैं जो मोस्टली लोगों के मन में होती हैं, लाइक रोल प्ले, जिसमें एक स्टोरी लाइन के साथ दो लोग उनके कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं। सेक्स इन द ओपन और एट पब्लिक प्लेसेस। यस, लोगों को इस तरह की फैंटेसीज भी होती हैं। कुछ खुले में बीच पर सेक्स करना चाहते हैं तो कुछ फ्लाइट में। कुछ लोग वाइल्ड सेक्स के चाह रखते हैं तो कुछ दूसरों को सेक्स करते हुए देखना चाहते हैं। BDSM के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। 50 Shades of Grey की ट्रिलॉजी इसी पर बेस्ड है। रियल लाइफ में भी लोग इस तरह की फैंटेसीज रखते हैं। कुछ लोगों की रोमांटिक फैंटेसीज भी होती हैं जो उन्हें अपने पार्टनर के और करीब ले आती हैं, जैसे बीच पर कैंडल डिनर, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए शाम को समंदर किनारे एक लॉन्ग वॉक पर जाना। जैसे मैंने पहले भी कहा, फैंटेसीज आर नॉर्मल। लेकिन अगर आप या आपका पार्टनर लगातार ऐसी कल्पनाएं करता रहता है जो इलीगल है, अनसेफ है, जिसमें कोई दूसरा किसी भी तरह हर्ट होता हो, या आप या आपका पार्टनर एक दूसरे को जबरदस्ती अपनी फैंटेसी का हिस्सा बनाता हो, तो आपको एक सेक्स थेरेपिस्ट की जरूरत है। प्लेजर और ऑब्सेशन में एक बहुत ही थिन लाइन होती है जिसे क्रॉस करने से हमें बचना चाहिए। जी, बहुत ही सही बात कही आपने। आइए मीना जी, आप ऑडियंस में से कुछ सवाल लिए जाएं। इस ऑडियंस में से एक लड़का खड़ा होता है और वो मीना जी से पूछता है, हेलो मैम, मैम फूड प्ले क्या वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है? और अगर है तो इसे करने के क्या तरीके हैं? पिछले एपिसोड में एक लड़के ने
मीना जी से फोरप्ले के बारे में पूछा था। आइए सुनते हैं मीना जी इस बारे में क्या बताती हैं। फोरप्ले हमारी सेक्स लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि फोरप्ले है क्या। मुझे एक रोमन पोएट के लिखी पोम की कुछ लाइन याद आ रही हैं जो फोरप्ले के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब करती हैं। Love's climax should never be rushed, I say, but worked up slowly, lingering all the way. वो कहते हैं ना, किसी भी चीज का एंड अच्छा होने के लिए उसकी बिगिनिंग भी अच्छी होनी चाहिए। फोरप्ले भी सेक्स क्लाइमैक्स की वही अच्छी शुरुआत है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो इंटरकॉर्स से पहले प्ले की जाने वाली सेक्सुअल एक्टिविटी को फोरप्ले कहा जाता है। फोरप्ले हमें इंटरकॉर्स के लिए फिजिकली और मेंटली तैयार करता है, स्पेशली इन द केस ऑफ वुमेन। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ये उनकी प्राइवेट पार्ट को लुब्रिकेट करता है, जिससे उनके लिए पेनिट्रेशन हैसल फ्री और लेस पेनफुल हो जाता है। और यही फोरप्ले कम्स इन हैंडी। ना ही ये इंटरकॉर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ना ही कम, मगर ये गेम चेंजर जरूर है। कैसे? वैसे कि अगर आप प्रॉपर सेक्स के मूड में नहीं है तो आप फोरप्ले से भी सेक्सुअली सैटिस्फाइड हो सकते हैं। जैसे कभी-कभी सिर्फ स्टार्टर से हमारा मन और पेट भर जाता है, मेन मेन्यू पर जाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। You see, it creates a strong sense of expectation. कुछ होने से पहले उसकी एक्साइटमेंट को बिल्ड अप करना ही फोरप्ले है। यस आई नो। फिर भी मीना जी, मैं चाहता हूं कि आप डिटेल में हमारी ऑडियंस को इस बारे में एक्सप्लेन करें। Sure. देखिए ह्यूमन माइंड दो तरह के प्लेजर्स पहचानता है। एक है एंटिसिपेटरी यानी वो पाने की उम्मीद का सुख जो हम पाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप पिज्जा खाना चाहते हैं और डिलीवरी बॉय पिज्जा लिए आपके डोर स्टेप पर खड़ा है, पर जब तक आप डिलीवरी ले नहीं लेते तब तक आपका मन पिज्जा खाने को ललचाता रहेगा। और दूसरा है कंसुमेटरी प्लेजर यानी वो सुख जो आपको उस चीज के मिल जाने पर महसूस होता है जिसकी उम्मीद आप लगाए बैठे थे। फॉर एग्जांपल उस पिज्जा को एक्चुअल में खाने का सुख जिसकी क्रेविंग आपको बहुत देर से हो रही थी। फोरप्ले एंटिसिपेटरी प्लेजर है। डोर स्टेप तक आपके पिज्जा के आने की एक्साइटमेंट, उसको खाने का सोचकर मिलने वाला सुख। यूं तो फोरप्ले के भी काउंटलेस तरीके हो सकते हैं, लेकिन तीन चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पहला किसिंग, दूसरा फिंगरिंग, तीसरा ओरल सेक्स। मैं एक एक करके ये सब आपको एक्सप्लेन करूंगी, मगर उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फोरप्ले में आपको क्या-क्या अवॉइड करना है। और ये फोरप्ले क्या है? जी इस बारे में मैं बाद में बताती हूँ। पहले ये सुनिए कि फोरप्ले के टाइम हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। देखिए फोरप्ले के लिए आप जो भी करते हैं उस पर से आपका फोकस हटना नहीं चाहिए। स्टे अट्यून्ड टू द नुआंसेस ऑफ सेक्सुअल रिस्पांस। आपके क्या करने से आपकी पार्टनर कैसे रिएक्ट करती है उस पर अपनी पूरी अटेंशन दीजिए। जो चार्म और मैजिक आपने क्रिएट किया है उसे ब्रेक मत होने दीजिए, क्योंकि एक बार स्पेल टूटा तो फिर दोबारा से सब शुरू करना होगा। रियली? जी यस। एक बार ग्रेट फिलोसोफर एरिस्टोटल ने कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंसिडेंट्स। इफ एनी वन ऑफ देम इज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड द होल विल बी डिसजॉइंटेड एंड डिस्टर्ब्ड। अमेजिंग। आइए अब फोरप्ले की तीन मेन एक्टिविटीज पर चलते हैं। पहले है किसिंग। सेंसुअल फोरप्ले के लिए किस एक बहुत ही पुरानी टेक्निक है। कहीं मैंने पढ़ा था कि सोल मीट्स सोल ऑन लवर्स लिप्स। किस एक तरह से दो केमिकल्स के मिलन की तरह है। अगर उनके इस मिलन से कोई रिएक्शन होता है तो दोनों ही केमिकल्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। किस में भी वो पावर होती है जो दो लोगों को एक दूसरे के स्पेल में बांध देती है। A kiss can be playful, patient and coy, or ravenous, forceful and violent. It depends on the situation और जैसे भी आपके पार्टनर की पसंद हो। According to the teachings of Tantra, woman का upper lip उसकी बॉडी का सबसे सेंट्रल एरिया होता है, क्योंकि उसकी नर्व उसके क्लिटोरिस से कनेक्टेड होती है। इसलिए उसके upper lip पर किस करते ही erotic energy उसकी पूरी बॉडी में फ्लो करने लगती है। ये भी माना जाता है कि कोई भी ऐसा इमोशन नहीं है जिसे किस से एक्सप्रेस ना किया जा सके। Second is fingering. Women को physically और sexually arouse करने के लिए I think fingering is very underrated. Fingers की जगह आप sex toys का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Also make sure please कि आपके nails कटे हुए हों ताकि वहाँ कोई scratch या cut ना पड़ जाए। Third is oral sex. देखिए oral sex वो होता है जिसमें आप orally अपने पार्टनर को sexually arouse करते हैं। ये काफी intimate activity होती है क्योंकि इसमें आपका माउथ इन्वॉल्व होता है। इसलिए बहुत से लोग स्पेशली women इसे करने में कंफर्टेबल नहीं होती। वाओ, ये सब जानकर तो लग रहा है कि फोरप्ले के बिना सेक्स इज जस्ट लाइक अ ऑर्डिनरी टास्क। Yes, it is. फोरप्ले सेक्स को सांसें देता है। एक वुमन के लिए इसके बिना सेक्स करना बहुत टायरिंग और लाइफलेस हो जाता है। देखिए फोरप्ले के और भी बहुत से तरीके हैं। आप अपने पार्टनर को बॉडी मसाज दे सकते हैं, उनके साथ पोर्न देख सकते हैं, कईयों को कुछ पर्टिकुलर म्यूजिक भी सेक्सुअली अराउज कर देते हैं। लेकिन एक प्लेजरेबल सेक्स के लिए सबसे जरूरी है आपके पार्टनर की कंसेंट और उसके मन में आपकी चाहत। आपने क्लिटोरल स्टिमुलेशन के लिए सेक्स टॉयज की भी बात की। क्या सेक्स टॉय इफेक्टिव होता है? Yes, they give a very good result. इन्हें स्पेशली डिजाइन ही सेक्सुअल प्लेजर को और बढ़ाने के लिए किया जाता है। इन्हें अडल्ट टॉयज भी कहा जाता है और कहा भी क्यों ना जाए, आफ्टर ऑल दीस आर मेड फॉर अडल्ट्स ओनली। वैसे तो सेक्स टॉयज का यूज करना नॉर्मल ही है, मगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो नॉर्मल नहीं भी है। सब आपकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है। आप जब तक आप सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए इनका इस्तेमाल करते हैं तब तक यहाँ है। सेक्सुअल प्लेजर को बढ़ाने के अलावा भी क्या इनका कोई बेनिफिट है? वैसे तो ये पर्पसली डिजाइन ही इस पर्टिकुलर रीजन के लिए हुए हैं, बट स्टिल दे आर यूजफुल टू ट्रीट द सिम्पटम्स ऑफ सर्टेन डिसऑर्डर्स जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जेनिटल अराउजल डिसऑर्डर, हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिसऑर्डर एंड ऑर्गेज्म डिसऑर्डर। कुछ लोगों का ये भी एक्सपीरियंस है कि सेक्स टॉयज किसी मेडिसिन या मेनोपॉज से होने वाली सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स में भी हेल्पफुल होते हैं। किस किस टाइप के सेक्स टॉयज मार्केट में अवेलेबल है? देखिए सबके टाइप बताना तो मुश्किल है क्योंकि इनकी वैरायटी बहुत सारी है। आप अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से इन्हें सेक्स टॉय से खरीद सकते हैं। ऑल्दो वाइब्रेटर्स और डिल्डोस बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। इनकी क्या स्पेशलिटी है? इनके बारे में आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। अभी इन्हें एक्सप्लेन किया तो और ज्यादा जरूरी टॉपिक्स जो हैं वो रह जाएंगे। बस इन सेक्स टॉयज को ना किसी के साथ शेयर मत कीजिए क्योंकि इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होने का डर रहता है। और जब भी इन्हें यूज करें बहुत सारा लूब अप्लाई करके करें। बाकी ये सिर्फ आपके प्लेजर को बढ़ाने का एक टूल है, रियल प्लेजर नहीं है। ना ही आपको वो सैटिस्फैक्शन दे सकते हैं जो आपका अपना पार्टनर देता है, क्योंकि इनसे आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील नहीं होती जो रियल प्लेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए इन पर कंप्लीटली डिपेंडेंट होने की जगह अपने रिश्तों में इन्वेस्ट कीजिए ना। अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखिए, बाकी सुख आपको अपने आप मिल जाएंगे। इवेंट का तीसरा दिन शुरू हो गया। आइए आगे की चर्चा सुनते हैं। हमारे इस इवेंट के तीसरे दिन की आपका बहुत बहुत स्वागत है मीना जी। कल मैंने आपसे ल्यूब और ल्यूब्रिकेशन के बारे में पूछा था। क्या आज की शुरुआत यहीं से करें? क्यों नहीं? तो फिर बताइए ल्यूब होता क्या है? सेक्स में ल्यूब्रिकेशन कैसे हेल्प करता है? जब एक वुमन सेक्सुअली अराउज्ड होती है तो उसकी वजाइना एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन प्रोड्यूस करती है, यानी उस दौरान वजाइना एक्स्ट्रा वेट हो जाती है। वैसे तो सहरा में हर समय मॉइस्चर बना रहता है, लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान वजाइना से थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में फ्लूइड बाहर आता है। उस फ्लूइड का बाहर आना लुब्रिकेशन कहलाता है। जब तक वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती है तब तक ये फ्लूइड कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस होता रहता है। एक इंग्लिश प्रॉवर्ब है जो इस कॉन्टेक्स्ट में परफेक्टली फिट बैठता है, Let your love be like the misty rain, coming softly but flooding the river. वाओ, ऐसा लग रहा है जैसे इसी सिचुएशन पर लिखी गई हो। Exactly. Let's come to the point now. हाँ तो हम lubrication की बात कर रहे थे। अगर during sex कोई woman consistently lubricate नहीं भी होती या होती भी है तो बहुत कम होती है, तो मैन को इसे पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा बहुत सी women के साथ होता है। ये बहुत ही नॉर्मल है। उनकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आर्टिफिशियल लूब होता है। आर्टिफिशियल लूब को लुब्रिकेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये जेल और लिक्विड की फॉर्म में मिलते हैं। मीना जी, ल्यूब के और क्या बेनिफिट्स हैं?
Like I said earlier, कि अगर vagina properly lubricate होती है तो penetration process बहुत smoothly पूरा हो जाता है. During sex, vaginal dryness is very common और इसका कोई भी reason हो सकता है, including your hormone level, stress, certain medication and monthly periods in women's case. In fact, penis से produce होने वाला natural lubrication भी कम या ज़्यादा हो सकता है. Dryness की problem man या woman किसी को भी हो, तो ये embarrassed feel नहीं करना चाहिए. इसी situation से deal करने के लिए तो artificial lube बनाए जाते हैं. So बिना किसी झिझक के lube yourself up and enjoy the ride. लूब से आपका सेक्सुअल प्लेजर थोड़ा और बढ़ जाता है. ऐसे यूं भी कहा जा सकता है कि आपके प्लेजर की क्वालिटी पहले से बेटर भी हो जाती है. इसलिए इसका यूज करने से पहले ज्यादा सोचिए मत. ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो या ना हो, आप इसे अपने सेक्सुअल प्लेजर का हिस्सा बना सकते हैं. ये कॉन्डम्स की तरह कई फ्लेवर्स में आता है एंड कैन क्रिएट डिफरेंट सेंसेशंस टू, लाइक वार्म एंड कूल. यही नहीं, ये इजैकुलेशन के प्रोसेस को भी डिले करने में काफी हेल्पफुल साबित होता है. इससे ये बेनिफिट होता है कि आप अपने फोरप्ले को बिना किसी स्ट्रेस के एंजॉय कर सकते हैं और चाहे तो उसे थोड़ा सा एक्सटेंड भी किया जा सकता है. इट इज आइडियल फॉर एनल सेक्स. पीनस और वजाइना की तरह एनस सफिशिएंटली नेचुरल लुब्रिकेशन प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए ड्यूरिंग एनल सेक्स ये रामबाण साबित होता है. इट मेक्स सेक्स सेफ. अगर वजाइना ड्राई हो तो पेनिट्रेशन से फ्रिक्शन यानी रगड़ पड़ सकती है. लूब इस प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व कर देता है, जिससे सेक्स के दौरान कोई इंजरी नहीं होती. अगर आप लूब के साथ कंडोम का यूज कर रहे हैं तो उसके ब्रेक और गिरने के चांसेस भी ना के बराबर हो जाते हैं. इससे होता यह है कि एचआईवी और एसटीआई यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन के अगेंस्ट आपकी प्रोटेक्शन स्ट्रांग हो जाती है. क्या ये एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव भी वर्क करता है? नहीं, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए आपको रेलेवेंट प्रिकॉशंस ही लेने होंगे. ओके मीना जी, आपने अभी ये भी मेंशन किया था कि ल्यूब डिफरेंट फ्लेवर में भी आते हैं. अब आप हमें थोड़ा सा ये बताइए कि किस किस टाइप के ल्यूब मार्केट में अवेलेबल है. देखिए, मार्केट में इनकी दर्जनों वैरायटीज कई सारे फ्लेवर्स में अवेलेबल हैं. कोई भी अपने पर्सनल टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं खरीद सकता है. लेकिन इन सभी को 3 मेन सब्सटेंसेस के हिसाब से डिवाइड किया जा सकता है. पहला है वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट, जिसमें ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है. ये लोगों के बीच काफी पॉपुलर भी है, बट अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है तो उन्हें इसे अवॉइड ही करना चाहिए. दूसरा है सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट. ये वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट से ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. ये सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए यूजफुल होते हैं जिन्हें सिवियर वैजिनल ड्राइनेस और सेक्स के दौरान पेन की प्रॉब्लम होती है. इनका माइनस पॉइंट है कि ये थोड़े ज्यादा ग्रीसी होते हैं एंड दे आर नॉट कंपैटिबल विद सिलिकॉन सेक्स टॉयज. थर्ड एंड फाइनल इज ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट. इसमें किचन ऑयल्स भी इंक्लूड होते हैं, लाइक ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल. कोकोनट ऑयल तो बहुत से लोग एज मॉइस्चराइजर भी यूज करते हैं एंड इट इज सेफ फॉर वजाइना टू, बट इनमें भी ज्यादा ग्रीसी होने का प्रॉब्लम आ सकता है. हो सकता है कि टेस्ट और स्मेल भी आपके मुंह को खराब कर दें. सिंथेटिक मेड ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट्स सच एज मिनरल ऑयल एंड पेट्रोलियम जेली ज्यादा बेटर है, लेकिन कई लोग कंप्लेन करते हैं कि इससे उन्हें वजाइना में इरिटेशन होती है. जैसे वैसलीन को एज अ लुब्रिकेंट बहुत से लोग यूज करते हैं, मगर वैसलीन को इस पर्पस से बनाया ही नहीं जाता है. उसके इंस्ट्रक्शन में भी क्लियरली लिखा होता है कि ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए है. यही रीजन है कि लोगों को वैसलीन से इचिंग की शिकायत होती है. ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट्स कांट गेट अलोंग विद लेटेक्स कंडोम्स. इससे वो ब्रेक हो जाते हैं. इनके अलावा मार्केट में वैजिनल मॉइस्चराइजर्स भी अवेलेबल हैं, जो लोग ड्राइनेस होने पर जनरली भी यूज करते हैं. और हां, लुब्रिकेंट्स खरीदते वक्त एक और बात ध्यान रखिए, कुछ लुब्रिकेंट्स स्पर्म फ्रेंडली नहीं होते. ये प्रेगनेंसी के चांसेस को भी कम कर सकते हैं. इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो वही लुब्रिकेंट खरीदें जो स्पर्म फ्रेंडली हो. वेल एक्सप्लेन मीना जी, लेकिन क्या इनको अप्लाई करने का भी कोई खास तरीका होता है? जो भी लुब्रिकेंट आप खरीदें उसके साथ पैकेट पर या अंदर इंस्ट्रक्शन मैनुअल होगा, बस उसे फॉलो कीजिए. मैं यही एडवाइस करूंगी कि स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कीजिए और फिर धीरे-धीरे इनकी क्वांटिटी बढ़ाइए जब तक कि आपकी वजाइना कंफर्टेबल नहीं हो जाती. देखिए, मार्केट में इतने सारे लुब्रिकेंट्स मिलते हैं और उन सबका असर भी अलग-अलग लोगों पर अलग-अलग होता है. अगर किसी लुब्रिकेंट से आपको इचिंग या स्वेलिंग होती है तो इसका मतलब यही है कि उसे बनाने में जो कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं उससे आपको एलर्जी है. तो स्टॉप यूजिंग दैट वन एंड देन ट्राई अनदर वन. जी जी, आई थिंक लुब्रिकेंट से रिलेटेड हमारी ऑडियंस के ऑलमोस्ट सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे. मीना जी, अब हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं जो आपने कल बीच में अधूरा छोड़ दिया था. अब बताइए, ओरल सेक्स को लेकर लोग स्पेशली विमेन कंफर्टेबल क्यों नहीं होती? इसके पीछे की साइंस क्या है? इसका आंसर देने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि ओरल सेक्स है क्या. पहले ओरल सेक्स को एक टाबू सब्जेक्ट माना जाता था, लेकिन आजकल लोग इसमें काफी इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं. ओरल सेक्स में आपको अपने पार्टनर के जेनिटल्स को अपनी माउथ, लिप्स और टंग से स्टिमुलेट करना होता है. मैन और वुमन दोनों ही अपने पार्टनर्स को ओरली अराउज्ड कर सकते हैं. इसको कई अलग-अलग नाम से लोग जानते हैं, जैसे गोइंग डाउन, ब्लो जॉब, गिविंग हेड, 69. इसके अलावा इसके साइंटिफिक नेम्स भी हैं. वुमन के साथ किए गए ओरल सेक्स को कनलिंगस कहते हैं, जिसमें वुमन का वल्वा, वजाइना और क्लिटोरिस एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं. और जब मैन के साथ किया जाता है तो इसे फलेशियो कहते हैं. इसमें मैन का पेनिस मेन सब्जेक्ट होता है, और अगर एनस के साथ ओरल सेक्स किया जाता है तो इसे एनालिंगस कहते हैं. ये बात सही है कि बहुत सी वुमेन इसे करने में कंफर्टेबल नहीं होती. इसका कारण भी है क्योंकि इसमें आपका माउथ इन्वॉल्व होता है. उन्हें ये वजाइना पेनिट्रेशन से ज्यादा इंटीमेट एक्टिविटी लगती है. और ये भी सच है कि ऑर्गेज्म पाने का सबसे इजी और फास्टेस्ट तरीका है. ओरल सेक्स का सबसे बेटर तरीका क्या है? There is no right way to perform oral sex on someone. क्योंकि देखिए, हर किसी की प्रेफरेंस अलग-अलग होती है. हर कपल को एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे की पसंद नापसंद जानकर, थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी के साथ हर ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहिए. और जैसे मैंने पहले भी कहा था और अभी कहती हूँ कि हर सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए आपके पार्टनर की कंसेंट जरूरी है. फिर चाहे वो ओरल सेक्स हो या सेक्सुअल फैंटेसीज हो, क्या पता वहीं से लेकर एंजाइटी होती हो. The important thing is to stay true to yourself and do things that feel comfortable for you. और इसमें आप प्रेग्नेंट भी नहीं होते. ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अक्सर मुझसे कई लोग यही सवाल करते हैं. डोंट वरी, ये आपको प्रेग्नेंट नहीं करता है. एब्सोल्युटली राइट. एक और बात मीना जी, ओरल सेक्स करते हुए किन-किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? Yes, you need to be careful during oral sex क्योंकि इससे STI यानी sexually transmitted infections like HIV, herpes, syphilis होने का रिस्क है. Oral sex में sucking और licking involved होती है, जिससे आप अपने पार्टनर के genital fluids के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हो, जिससे सेक्सुअल डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है. अगर उस टाइम आपको कोई माउथ प्रॉब्लम है, लाइक माउथ अल्सर्स हैं, कट्स हैं, सो हैं, तो STI होगा ही. अगर दोनों में से किसी एक पार्टनर को भी ये प्रॉब्लम है तो. इसलिए ओरल सेक्स कंडोम प्रोटेक्शन के साथ ही करना चाहिए. एंड ओरल हाइजीन तो सबसे जरूरी है. अपने सब बॉडी पार्ट्स क्लीन रखें और हो सके तो ओरल सेक्स से ठीक पहले ब्रश ना करें. बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है तो माइल्ड से माउथ वॉश से आप दादू कर सकते हैं. एंड आल्सो अवॉइड शेविंग फेशियल एंड प्यूबिक हेयर. वो क्यों? क्योंकि ऐसा करने से कट या स्क्रैच पड़ने के चांसेस होते हैं, जिससे STI का खतरा पैदा हो जाता है. चलिए अब ऑडियंस से कुछ सवाल ले लेते हैं. राजीव और मैम, मेरा सवाल है कि क्या मास्टरबेट करना हेल्दी है? इसे करने से हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? राजीव, ये सिर्फ आपकी नहीं, बहुत से लोगों के मन का डर होता है कि मास्टरबेट करने से कहीं वो अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने के लायक न रहे तो. इस वजह से उनकी शादी नहीं हुई तो कहीं ऐसा करके उन्होंने अपनी बॉडी तो खराब नहीं कर दी है. मास्टरबेट करने के बाद वो गिल्ट में आ जाते हैं. बट डोंट वरी, ओके राजीव, मास्टरबेटिंग इज वेरी नॉर्मल. तब भी जब आप मैरिड हो या किसी रिलेशनशिप में हो. मास्टरबेट करना है क्या, पहले ये समझिए. खुद की बॉडी को टच करना, खुद को सेक्सुअली अराउज करना, खुद सेक्सुअल प्लेजर देना. इट फील्स गुड और इसका सबसे अच्छा हेल्थ बेनिफिट ये है कि आपके स्ट्रेस को कम करता है. मीना जी आगे कुछ कहती, इससे पहले ही उसने उनसे पूछा, मगर फिर लोगों को इस बारे में बात करने में एम्बैरेसमेंट क्यों फील होती है? ये भी एक तरह
तरह की माइंड कंडीशनिंग है। उन्हें लगता है कि अगर किसी को पता लग गया कि वो खुद अपनी बॉडी को टच कर रहे हैं तो वो पता नहीं क्या सोचेंगे, वो उनका मजाक बनाने लगे, तो अपनी बॉडी की नीड्स के बारे में वो पूरी तरह अवेयर नहीं होते। इसलिए उन्हें लगता है कि वो अब नॉर्मल है जो उन्हें खुद को छूने की इच्छा होती है, जबकि पूरी तरह नॉर्मल है। और देखा जाए तो ये सबसे सेफ सेक्सुअल एक्टिविटी है। इससे किसी भी तरह की सेक्सुअल डिजीजेस होने का कोई चांस नहीं होता। लोग भले इस बारे में बात करने से कतराएं, मगर ये करते सभी हैं, चाहे वो माने या ना माने, बट एवरीबॉडी मास्टरबेट्स। अगर मैं गलत बोल रही हूं तो मुझे बताइए कि यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, क्या आप सभी ने कभी अकेले में छिपकर अपनी बॉडी पार्ट्स को नहीं छुआ है? देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन सेक्सुअल एक्टिविटी है। खुद को सेक्सुअल प्लेजर देने में कौन सा क्राइम है बताइए? बहुत कम उम्र में हम ये बात समझने लगते हैं कि अपनी बॉडी को छूने से अच्छा महसूस होता है। तब भले हमें अपनी सेक्सुअल नीड्स के बारे में पता भी नहीं होता, लेकिन अडल्ट होने के बाद इसे करने में कैसी शर्म? बताइए, आपको इस बारे में बात करना नहीं पसंद है, ओके, लेकिन आप सिर्फ इस वजह से बात नहीं करते कि आपको इस बारे में बात करने से एम्बैरेसमेंट होती है, तो ये गलत है। दैट्स व्हाई वी नीड सेक्स एजुकेशन। इनफैक्ट हमें अपने बच्चों को बचपन से इस बारे में एजुकेट करना चाहिए ताकि वो इस तरह के एम्बैरेसमेंट से खुद को बचा सकें। लोग मास्टरबेट एग्जैक्टली क्यों करते हैं मीना जी? बिकॉज इट फील्स गुड। एंड अपनी बॉडी को जानने का, समझने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं है। इससे आपको अपनी सेक्सुअल लाइक्स और डिसलाइक्स समझ आती हैं। आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, जिसे छूते आप अराउज्ड होने लगते हो, ये भी आप मास्टरबेट करते हुए जान सकते हो। देखिए, कुछ लोग इसे रिलैक्स होने के लिए करते हैं, कुछ लोग अपने पार्टनर के एब्सेंस में अपनी सेक्सुअल टेंशन को रिलीज करने के लिए इसे करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये सिर्फ वो लोग करते हैं जिनके पास सेक्स पार्टनर नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है। सिंगल हो या कमिटेड हो, कोई भी इसे कर सकता है। ये एक पर्सनल चॉइस है। आपका मन है तो कीजिए, नहीं मन है तो मत कीजिए। रिलेशनशिप में होते हुए भी क्या मास्टरबेट करना सही है? आई मीन, तब जरूरत ही क्या है? जरूरत तो अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने की भी नहीं होती until and unless आप बच्चे की चाह रखते हो। सेक्स इज ऑल अबाउट satisfying your sexual needs and having some pleasure। मास्टरबेशन भी तो यही है। आपके पार्टनर को भला इसमें क्या ऑब्जेक्शन होगा? ये आपको ब्लाइंड, क्रेजी और स्टूपिड नहीं बना देगा। ना ही इसे करने से आपके जेनिटल्स डैमेज हो जाएंगे। इससे आपकी ब्यूटी पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ता और ना ही आपकी ग्रोथ रुकती है, पिंपल नहीं आते और ना ही हेयर फॉल होता है। ये सब बहुत ही नॉनसेंसिकल मिथ्स हैं जो लोगों ने इन्हें लेकर बनाया हुआ है। रिलेशनशिप में होते हुए भी मास्टरबेट करने का ये मतलब नहीं है कि आपका पार्टनर आपको सैटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट इस बारे में अपने पार्टनर से बात करें। सेक्स को प्लेजरेबल बनाने के लिए दोनों पार्टनर्स को खुलकर बात करनी ही चाहिए। मास्टरबेट करने से आपको अपनी सेक्सुअल लाइक्स के बारे में पता लगता है, क्या आपको ऑर्गेज़म देता है आप ये भी जान पाते हैं, और ये नॉलेज आपके पार्टनर के काम भी तो आएगी ना। मैं देखिए फिर कहती हूँ, मास्टरबेटिंग इज नॉर्मल। आपका मन है तो कीजिए, नहीं मन है तो मत कीजिए। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। अक्सर लोग मुझसे ये भी सवाल करते हैं कि हफ्ते में, महीने में उन्हें कितनी बार मास्टरबेट करना चाहिए, मगर इसका कोई स्टैंडर्ड नंबर है ही नहीं। लोग डेली भी करते हैं, कई एक महीने में एक बार करते हैं, तो कोई करते ही नहीं है। अगर इसे करने से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप जब चाहें तब इसे कर सकते हैं। बट प्लीज रिमेंबर दैट अति हर चीज की बुरी होती है ना। प्लेजर और एडिक्शन के बीच के अंतर को जरूर जानिए और उसे समझिए। सही बात। क्या इसे करते हुए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है मीना जी? Yes, yes, please wash your hands before touching your private parts. Use a good lubricant. इससे किसी भी तरह के फ्रिक्शन से आप बच सकते हैं। अगर आप सेक्स टॉयज यूज करें तो वो भी क्लीन करके करें। Cleanliness is also very important in sex. जी चलिए मीना जी, अब अपनी ऑडियंस में से अगला सवाल लेते हैं। होस्ट के कहते ही ऑडियंस में से एक और लड़का उठा और उसने मीना जी से अपना सवाल किया। क्या पॉर्न देखते हुए मास्टरबेट करना हेल्दी है? एक्चुअली देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। मास्टरबेट करना एकदम हेल्दी और सेफ है, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। फिर आप चाहें उसे पॉर्न देखते हुए करो या कुछ और करते हुए। हाँ, मगर पॉर्न देखना कितना हेल्दी है ये उस पर डिपेंड करता है कि आप उसे कितना देखते हो। तो मैम, कितना पॉर्न देखना हेल्दी है और कितना नहीं? देखो, अगर आप पॉर्न देखने में अपनी इच्छा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आप पॉर्न एडिक्ट हो, और इसका असर आपके वर्क और रिलेशनशिप पर पड़ रहा है तो आप पॉर्न एडिक्ट हो। अगर आपको लगता है कि पॉर्न देखे बिना आपसे रहा नहीं जा रहा है और ये बात आपको फ्रस्ट्रेट भी कर रही है तो आप पॉर्न एडिक्ट हो। अगर आपकी सेक्सुअल एक्सपेक्टेशन जरूरत से ज्यादा अनरियलिस्टिक हो गई है और आप अजीब अजीब सी प्रैक्टिकल सेक्सुअल फैंटेसीज रखने लगे हो तो आप पॉर्न एडिक्ट हो। अपने पार्टनर के साथ सेक्स एंजॉय करने में आपको डिफिकल्टी हो रही है तो आप पॉर्न एडिक्ट हो। और किसी भी तरह का एडिक्शन तो हेल्दी नहीं होता है ना। पॉर्न इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। अगर आपको अपनी बॉडी इमेज या सेक्सुअल परफॉर्मेंस को लेकर कोई कॉम्प्लेक्स है तो आप इससे दूर ही रहिए, क्योंकि ऐसे में पॉर्न को देखते हुए आप और ज्यादा हीन भावना से भर जाएंगे। ये मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आप खुद को जज करने लगेंगे, अपने पार्टनर से पॉर्न स्टार की तरह परफॉर्म करने की उम्मीद करेंगे, और अगर उन्हें ये सब पसंद नहीं होगा तो आपको उन पर गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगी, जो आपके रिश्ते के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हो सकता है कि पॉर्न देखते हुए आप हर समय ऐसे फैंटेसीज में खोए रहें जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। ये चीज आपको लोगों से दूर तो कर ही देगी, मगर उनके पूरा ना होने से आप धीरे धीरे डिप्रेशन में भी जाने लगेंगे, क्योंकि जो भी आप चाह रहे हैं वो पूरा नहीं हो रहा है, और ये बात आपको दुखी करेगी। इसका नशा भी ड्रग्स की तरह ही है। आप जानते हैं कि आपको बर्बाद कर रहा है, मगर फिर भी आप इसे लेना चाहते हैं। मगर स्टिल इसे देखना या ना देखना आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आप इसके एडिक्शन को किनारे रख सकते हैं तब तो इसे देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये तभी हो सकता है जब आप सेक्सुअली एजुकेटेड हो, अपनी फिजिकल नीड्स को आप अंडरस्टैंड करते हो। देखिए, पॉर्न देखना ना आमतौर पर लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शुरू करते हैं, फिर बाद में उन्हें लगता है कि इससे उनकी सेक्सुअल स्किल्स और नॉलेज भी इंप्रूव होगी, और फिर धीरे धीरे ये उनकी सेक्सुअल प्लेजर को बढ़ाने का एक टूल बनने लगता है। यस, पॉर्न देखने से ये सब पॉसिबल है, मगर इसके पॉजिटिव से कहीं ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स आपकी जिंदगी पर पड़ते हैं। पॉर्न देखने से शायद आपकी सेक्सुअल नॉलेज थोड़ी बढ़ भी जाए, मगर ये फिर भी सेक्स एजुकेशन का अल्टरनेटिव नहीं है। सेक्स एजुकेशन इज एंटायरली अ डिफरेंट थिंग। याद रखिए, पॉर्न इज प्योर फैंटेसी। इन्हें सेक्सुअल डेवलपमेंट, सेक्सुअल हेल्थ और ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में कुछ सिखाने के लिए नहीं बनाया जाता है। इनमें जो होता है वो रियलिटी नहीं है। डायरेक्टर जो बोलता है एक्टर्स वही करते हैं। यू नो, वाचिंग पॉर्न इज लाइक वाचिंग अ वर्क ऑफ फिक्शन। इसमें कुछ भी नेचुरल नहीं होता। जो भी होता है वो सब पहले से स्क्रिप्टेड होता है। इसलिए पॉर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से आप अपनी बॉडी, अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम डैमेज ही होगी। बट स्टिल इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमारे इस कार्यक्रम के चौथे दिन भी आपका बहुत और स्वागत है मीना जी। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ऑर्गेज़म क्या है? मोटा मोटा हम सब जानते हैं, लेकिन इसका वर्किंग मॉडल क्या है और ये कैसे वर्क करता है, ये आप हमें बताइए। ऑर्गेज़म को हिंदी में चरम सुख कहते हैं, यानी सुख का वो स्तर जिसके बाद उससे अधिक सुख पाने की सारी जद्दोजहद खत्म हो जाती है। चरम सुख सुख का अंतिम स्तर होता है। सेक्स में भी ऑर्गेज़म वही स्टेज है। जेनिटल्स और एरोजेनस जोन के स्टिमुलेशन से ऑर्गेज़म होता है। हमारी बॉडी जब सेक्सुअल प्लेजर और टेंशन रिलीज करती है उस समय हम ऑर्गेज़म की स्टेज पर पहुंचते हैं। इट्स द पीक ऑफ सेक्सुअल अराउजल एंड कॉजेस इंटेंस फीलिंग्स ऑफ प्लेजर। जब ऑर्गेज़म होता है तो ऐसा फील होता है कि बस इससे ज्यादा कोई चाह भी क्या सकता है। देयर इज वन वर्ड इन हिंदी जो इस फीलिंग को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती है। यस, सिहरन। ऑर्गेज़म होती है एक अनजानी सी सिहरन हमारी पूरी बॉडी में दौड़ने लगती है। इस स्टेट में हमारी बॉडी कितनी देर तक रहती है? फॉर अ फ्यू सेकंड्स ओनली, बट इट फील्स ग्रेट। जानते हैं ऑर्गेज़म के बाद इतना अच्छा क्यों फील होता है? क्यों?
देखिए ड्यूरिंग ऑर्गेज्म हमारी बॉडी डोपामिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है। डोपामिन को फील गुड हार्मोन और ऑक्सीटोसिन को लव ड्रग भी कहा जाता है। ये दोनों हमारे स्ट्रेस हार्मोन को ओवरलैप करके हमारी हैप्पीनेस और पॉजिटिव इमोशंस वाली फीलिंग्स को बढ़ा देते हैं, जिससे हमें इंटेंस प्लेजर की अनुभूति होती है। ऑर्गेज्म इज जनरली इंटेंस एंड प्लेजरेबल, और हर किसी को ये अलग तरह से भी महसूस हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि हर किसी को ये हर बार अलग तरह से महसूस हो। कहने का मतलब है कि इसको लेकर हर किसी का एक्सपीरियंस एक दूसरे से बहुत अलग होता है। जैसे वो ऑर्गेज्म के टाइम इजैकुलेट या फ्लूइड रिलीज कर भी सकते हैं और नहीं भी। ऑर्गेज्म यूजुअली फ्यू सेकंड्स के लिए होता है, लेकिन किसी को ये इससे ज्यादा देर तक के लिए भी हो सकता है। किसी के लिए इससे होने वाली सेंसेशन माइल्ड भी फील हो सकती है, तो किसी के लिए बहुत इंटेंस होती है। कुछ लोग ऑर्गेज्म बहुत जल्दी और आसानी से पा लेते हैं, कुछ को इसके लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता है। ऑर्गेज्म के बाद यूजुअली क्या होता है मीना जी? ऑर्गेज्म के कुछ ही मिनटों बाद बॉडी धीरे-धीरे नॉर्मल होने लगती है। जो भी बॉडी पार्ट्स हैं जैसे क्लिटोरिस और पेनिस स्टिमुलेशन से सोलन या इरेक्ट हो जाते हैं, वो ऑर्गेज्म के कुछ ही मिनट बाद अपने नॉर्मल साइज और कलर में वापस आने लगते हैं। कभी-कभी ये भी होता है कि आपके जेनिटल्स ऑर्गेज्म के बाद थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और उन्हें टच करने पर आपको अनकंफर्टेबल भी फील होता है। ऑर्गेज्म के बाद आप रिलैक्स भी फील कर सकते हैं और टायर्ड भी। कुछ लोग स्पेशली वुमेन ऑर्गेज्म के कुछ ही मिनटों बाद फिर से सेक्सुअली अराउज्ड होने लगती हैं। ऐसे में उन्हें मल्टीपल ऑर्गेज्म्स भी हो सकते हैं, जबकि कुछ के साथ ऐसा होता है कि उन्हें दोबारा ऑर्गेज्म फील करने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा अक्सर मेन के साथ होता है, उन्हें दोबारा आसानी से ऑर्गेज्म नहीं मिलता। दे नीड सम रिकवरी टाइम, जिसे रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाता है। मीना जी, मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि ऑर्गेज्म के भी कई टाइप होते हैं। यस, आपने बिल्कुल सही पढ़ा था। ऑर्गेज्म कई टाइप का होता है, लाइक क्लिटोरल ऑर्गेज्म। एक वुमन के लिए उसकी क्लिटोरिस उसका सेक्सुअल एपिसेंटर और ऑर्गेज्मिक पावर हाउस है। जितना हिस्सा इसका बाहर दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा ये वजाइना के अंदर होता है। 8000 से भी ज्यादा नर्व फाइबर्स होती हैं क्लिटोरिस में, जो पेल्विक एरिया की 15000 नर्व फाइबर्स के साथ कनेक्टेड रहती हैं। अगर एक नर्व में भी सेंसेशन होती है तो उसकी कंपन नर्व फाइबर्स के पूरे सिस्टम में महसूस होती है। जस्ट लाइक बर्ड्स एंड वुल्व्स, एक रोता है तो पूरे मोहल्ले के रोने लगते हैं, सो लाइक दैट। सो स्टॉप थिंकिंग ऑफ द क्लिटोरिस एज अ लिटिल बम एंड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ इट एज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, अ प्लेजर डोम। सेक्सुअली अराउज्ड होने के बाद ये एक्सपैंड होने लगती है, जस्ट लाइक पेनिस। इनफैक्ट पेनिस और क्लिटोरिस सेम एम्ब्रियोनिक टिश्यू के बने होते हैं। रियली? ये तो मैं आपसे पहली बार सुन रहा हूँ। आपकी तरह बहुत से लोग इस बारे में जानकर शॉक्ड होंगे। पेनिस और क्लिटोरिस एक ही तरह के टिश्यू से बने हुए दो प्रोडक्ट्स हैं, और दोनों ही अपनी ओनर को सेक्सुअल प्लेजर देने में सबसे अहम रोल निभाते हैं। मगर जहाँ पेनिस पर रिप्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ वेस्ट का बर्डन होता है, वहीं क्लिटोरिस इज डिवोटेड सोली टू प्लेजर। मेन सोच भी नहीं सकते वुमेन में उससे कहीं ज्यादा कैपेसिटी होती है फॉर सेक्सुअल रिस्पांस, और इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ क्लिटोरिस को जाता है। सेक्सुअल रिस्पॉन्स से क्या मतलब है आपका मीना जी? जब आप किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो आपकी बॉडी फिजिकली और इमोशनली रिएक्ट करती है, जिसे सेक्सुअल रिस्पांस कहा जाता है, जिसकी 4 स्टेजेस होती हैं। और जिस सीक्वेंस में ये स्टेजेस डिवाइड होती हैं उस मॉडल को सेक्सुअल रिस्पांस साइकिल कहा जाता है। और ये स्टेजेस कौन-कौन सी हैं? फर्स्ट इज डिजायर फॉर इंटिमेसी। इंटिमेसी की चाह ही हमें सेक्स के लिए मोटिवेट भी करती है। देन सेकंड इज अराउजल। इस स्टेज में बॉडी पार्ट्स इरेक्ट होने शुरू होते हैं। थर्ड इज ऑर्गेज्म, जिसे क्लाइमैक्स भी कहा जाता है। फोर्थ इज रेजोल्यूशन। इस स्टेज में बॉडी फिर से नॉर्मल होने लगती है। विमेन में मेन से कहीं ज्यादा कैपेसिटी होती है सेक्सुअली रिस्पॉन्ड करने की, और ये सब उसकी क्लिटोरिस की पावर की वजह से होता है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। हम क्लिटोरिस ऑर्गेज्म की बात कर रहे थे। क्लिटोरिस के हिस्सों पर प्रेशर पड़ने की वजह से क्लिटोरिस ऑर्गेज्म होता है। जब ये होता है तो हमारी बॉडी में एक टिंगलिंग सी फीलिंग होती है। जी स्पॉट ऑर्गेज्म को भी क्लिटोरिस ऑर्गेज्म का ही हिस्सा माना जाता है, क्योंकि रिसेंटली हुई रिसर्च के हिसाब से जी स्पॉट और कुछ नहीं बल्कि क्लिटोरिस का ही पार्ट है। दे बोथ आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड। फिर आता है वैजिनल ऑर्गेज्म। ये ड्यूरिंग पेनिट्रेशन होता है और ये बॉडी में बहुत डीप महसूस होता है। इसके बाद आता है ब्लेंडेड ऑर्गेज्म। कुछ फीमेल्स को कभी-कभी क्लिटोरल और वैजिनल ऑर्गेज्म एक साथ फील होता है, जो बहुत ही इंटेंस प्लेजर लेकर जाता है। एक एनल ऑर्गेज्म भी होता है, जैसा कि नाम से जाहिर है, एनल स्टिमुलेशन इसके होने की वजह है। मेल में जनरली इजैकुलेटरी ऑर्गेज्म होता है, जो इजैकुलेशन के टाइम या उसके बाद फील होता है। मेल्स में इसकी ड्यूरेशन 10 to 60 सेकंड्स होती है और फीमेल में 20 to 35 सेकंड्स। वाओ, सो मच टू नो। अच्छा मीना जी, क्या ऑर्गेज्म के भी कोई हेल्थ बेनिफिट्स हैं? हाँ जी बिल्कुल है। ये आपकी एंजाइटी को रेगुलेट करता है, प्रोस्टेट कैंसर और हार्ट डिजीज के रिस्क को रिड्यूस करता है। इससे आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटीबॉडीज बढ़ने लगती हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। ऑर्गेज्म में लगे एफर्ट से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे आपका स्ट्रेस भी कम होता है और आपको नींद भी अच्छी आती है। अमेजिंग। मीना जी, कुछ लोग आपसे कुछ पूछने के लिए हाथ उठा रहे हैं। आप कहें तो हम उनका सवाल ले लें? श्योर। ये सुनते ही होस्ट ने ऑडियंस में से एक लड़की को अपना सवाल पूछने के लिए कहा। हेलो मैम। मैम, ऑर्गेस्मिक डिसऑर्डर क्या ऑर्गेज्म से ही रिलेटेड होते हैं? जी हाँ, जब सफिशिएंट स्टिमुलेशन के बाद भी आपको ऑर्गेज्म नहीं होता या बहुत माइल्ड होता है तो उसे ऑर्गेस्मिक डिसऑर्डर कहा जाता है। इसके होने के बहुत से रीजंस होते हैं, जैसे उम्र का बढ़ना, सेक्स को लेकर आपकी बिलीव्स और टैबूज, एक्सपेक्टेशंस, हार्मोनल इंबैलेंसेस, अपने पार्टनर के साथ इमोशनल अटैचमेंट का ना होना, सेक्स को लेकर पास में हुआ कोई बुरा अनुभव, पुअर फिजिकल और मेंटल हेल्थ, साइड इफेक्ट्स ऑफ सर्टेन मेडिकेशन, ड्रग्स और अल्कोहल। हेल्दी सेक्स के लिए आपकी फिजिकल और मेंटल फिटनेस बहुत जरूरी है, इसलिए डेली एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाइए और खूब सारा पानी पीजिए। मीना जी के जवाब देते ही एक और लड़की अपना सवाल पूछने के लिए उठी। मैम, जब एक वुमन में मैन से कहीं ज्यादा सेक्सुअली रिस्पॉन्स करने की कैपेसिटी है, तो फिर मोस्टली वुमेन ऑर्गेज्म फील ना होने की कंप्लेंट क्यों करती हैं, जबकि उनके पास तो क्लिटोरिस जैसी ऑर्गेस्मिक पावर हाउस भी है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मोस्टली वुमेन ऑर्गेज्म की स्टेज तक इसलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि उनकी क्लिटोरिस को इग्नोर कर दिया जाता है। वुमेन के लिए सिर्फ पेनिट्रेशन काफी नहीं होता। दैट इज व्हाई फोरप्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन, मगर मोस्टली मेन इसको ध्यान ही नहीं देते। इसलिए मैं हमेशा वुमेन को इस बात के लिए मोटिवेट करती हूं कि वो अपने पार्टनर से अपनी सेक्सुअल नीड के बारे में बात करें। हो सकता है कि उनका पार्टनर अननोइंगली उनकी नीड्स को इग्नोर कर रहा हो। सेक्स में कंसेंट के साथ-साथ कम्युनिकेशन की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। इसके बाद एक और लड़की मीना जी से अपना सवाल पूछने के लिए उठी। मैम, मेरे हस्बैंड पीरियड्स के टाइम भी सेक्स के लिए बोलते हैं, क्या उस समय सेक्स करना सेफ है? यस, इट इज सेफ, लेकिन ऑलमोस्ट सभी पीरियड सेक्स का नाम सुनते ही अनकंफर्टेबल होने लगते हैं ना। कुछ को हार्मफुल लगता है तो कुछ को अनहेल्दी। दूसरा, इसके साथ सोशल स्टिग्मा भी अटैच्ड है। वुमेन सेक्सुअलिटी और मेंस्ट्रुएशन को नॉन इंपॉर्टेंट मानकर इग्नोर ही किया जाता रहा है। हमारी सोसाइटी में तो ये भी माना जाता है कि पीरियड के टाइम लड़की प्योर ही नहीं होती है। मेन क्या, वुमेन भी यही मानने लगती है। अदरवाइज पीरियड सेक्स इज कंप्लीटली सेफ इफ यू डू इट विद सम प्रोटेक्शन। किस तरह की प्रोटेक्शन मैम? देखिए, इसमें सेक्सुअल डिजीज होने का रिस्क होता है, बिकॉज एज वी ऑल नो पीरियड्स के टाइम ब्लड फ्लू होता है। अगर आपको एसटीआई यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इंफेक्शन है तो उसकी वायरस ब्लड के साथ बाहर आकर हर जगह फैल जाएंगे, जिससे आपके पार्टनर को भी इंफेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके पार्टनर को एसटीआई के साथ-साथ माउथ डिजीज भी है तो उससे आपको ये इंफेक्शन होने का खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर उनके माउथ से ब्लीडिंग होगी तो उससे उनके इंफेक्शन की वायरस आपके पीरियड के ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। इसलिए बेटर है कि आप कंडोम की प्रोटेक्शन के साथ ही पीरियड में सेक्स करें, और अगर आप पीरियड में टैम्पॉन यूज करती हैं तो उसे सेक्स से पहले बाहर निकाल दें, नहीं तो पेनिट्रेशन के समय वो आपकी वजाइना में इतना डीप चला जाएगा कि आपको उसे निकलवाने के लिए डॉक्टर के पास जाना होगा। Besides this, it can be very messy. आपकी पूरी बेडशीट पर ब्लड स्टेन्स पड़ सकते हैं, इसलिए हमेशा डार्क कलर का टॉवल बिछाकर ही सेक्स करें। इसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि ब्लीडिंग की वजह से आप सेल्फ कॉन्शियस हो सकती हैं। आपको ये सोच कर भी एंजाइटी हो सकती है कि ब्लड देखकर कहीं आपके पार्टनर का मूड ही ना बिगड़ जाए। इसलिए पीरियड सेक्स करने से पहले अपने पार्टनर के साथ इस बारे में खुलकर बात करें। मैम, आपने पीरियड सेक्स की इतनी सारी डाउन साइड गिना दी, फिर पीरियड में सेक्स किया ही क्यों जाए?
देखिए पीरियड में सेक्स करना या ना करना भी लोगों की पर्सनल चॉइस होती है। हर चीज की तरह इसके भी प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं। अगर थोड़े से प्रिकॉशंस और सम प्रोटेक्शन लाइक कंडोम्स या डेंटल डाम के साथ आप ये करते हैं तो इट्स कंप्लीटली सेफ। बिसाइड पीरियड सेक्स के भी कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। सेक्स से होने वाले ऑर्गेज्म से आपको पीरियड क्रैम्प्स में रिलीफ मिलता है। सेक्स आपकी पीरियड की ड्यूरेशन को कम कर देता है। इस समय फीमेल की सेक्स डिजायर्स भी काफी हाई होती है। पीरियड से आने वाला ब्लड नेचुरल लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, तो आपको अलग से लुब्रिकेशन की टेंशन भी नहीं लेनी पड़ती। सो अगर आपका मन पीरियड के टाइम सेक्स करने को करे तो ये सोचकर अपना मन ना मारें कि ये सेफ नहीं है, ताकि आपकी बॉडी आपकी चॉइस। अगर आपका मन नहीं है तो आप अपने पार्टनर को क्लियरली मना भी कर सकती हैं। मैम क्या पीरियड्स के टाइम सेक्स करने से प्रेगनेंसी हो सकती है? देखिए ऑल्दो इट इज रेयर बट यू नेवर नो, सो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए भी प्रोटेक्शन जरूरी है। वुमेन के प्रेग्नेंट होने के सबसे ज्यादा चांसेस ओव्यूलेशन के टाइम पर होते हैं, जो पीरियड के 14 डेज पहले स्टार्ट हो जाता है। बट हर वुमन के साथ ये वेरी करता है। एंड ऑल्सो आपका मंथली साइकिल चेंज भी हो सकता है। अगर आपका मंथली साइकिल शॉर्ट हुआ तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस हाई हो जाते हैं, क्योंकि इससे आपका ओव्यूलेशन पीरियड बढ़ जाता है। सपोज आपको 28 की जगह 22 डेज में पीरियड आते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग ओव्यूलेशन आप पीरियड से होंगी। और अगर ऐसा होता है तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो इन एनी केस प्रोटेक्शन इज अ मस्ट। इसके बाद होस्ट ने मीना जी से पूछा, मीना जी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है? आइए सुनते हैं मीना जी। आगे क्या बताने वाली है? मीना जी, हमें ऑनलाइन बहुत से लोगों के मैसेज मिले जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में जानना चाहते हैं। क्या है डिसऑर्डर और ये कैसे हमारी सेक्स लाइफ को इफेक्ट करता है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे नाम से ही पता चलता है, ये इरेक्शन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। इसमें इनफ स्टिमुलेशन के बाद भी मेल्स का पीनस इरेक्ट नहीं होता। दे फेस सम डिफिकल्टीज विद देयर पीनस बिकमिंग हार्ड और स्टेइंग हार्ड। इससे उनकी सेक्सुअल लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों इफेक्ट होती है। किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है इसका पता कैसे चलता है? आई मीन कभी-कभी इरेक्शन ना होना कोई बड़ी बात तो नहीं, ये तो मूड पर भी डिपेंड करता है। किसी की सेक्स करने की इच्छा नहीं है तो इरेक्शन होगा ही नहीं। यस यू राइट, बट इच्छा होने के बावजूद और कोशिश करने के बाद भी इरेक्शन का ना होना एक डिसऑर्डर है। आपको कभी-कभी इरेक्शन होता है लेकिन तब नहीं जब आप सेक्स करना चाहते हैं, तो आपको इरेक्शन डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है। आपको इरेक्शन हो जाता है लेकिन उतनी देर के लिए नहीं जितना सेक्स के लिए चाहिए, तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन प्रॉब्लम है। अगर आपको कभी भी इरेक्शन नहीं होता तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। रिसर्च कहती है कि 10 में से 1 मेल को कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम आती ही है। बट डोंट वरी, इट्स क्योरेबल। इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। लेकिन आज भी लोग इस बारे में डॉक्टर से कंसल्ट करने में शर्माते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी को अगर पता लग गया तो क्या होगा। और ये बात वो खुद एडमिट नहीं कर पाते कि दे आर नॉट एबल टू हैव सेक्स। इसके होने के क्या कारण है? पहले ये समझिए कि इरेक्शन क्यों होता है। पीनस में जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो वो हार्ड होने लगता है, और इस ब्लड फ्लो के बढ़ने का कारण पीनस ओनर का सेक्सुअली अराउज्ड होना है या पीनस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आना है। इससे पीनस के ब्लड वेसल्स रिलैक्स होकर खुल जाते हैं और ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और उन ब्लड वेसल्स में भरने लगता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के होने के कई कारण हैं। ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों रीजंस की वजह से हो सकता है। फिजिकल रीजन में जनरली ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। फॉर एग्जांपल ऑल हार्ट डिजीजेस, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड ओबेसिटी, समटाइम्स हार्मोन इंबैलेंस और सर्टेन मेडिकेशन के साइड इफेक्ट के साथ-साथ और भी कई सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं व्हिच कंट्रीब्यूट टू कॉज ईडी। इसके अलावा इसके होने में कई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक से सेक्सुअली परफॉर्म न कर पाने से होने वाली एंजाइटी सबसे कॉमन है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, फियर ऑफ इंटिमेसी भी आपके इजेक्शन प्रोसेस को इफेक्ट करता है। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, आपकी सेक्सुअल डिजायर भी नेगेटिव होने लगती है। दैट इज व्हाई पुअर मेंटल हेल्थ इज आल्सो अ बिग रीजन टू कॉज ईडी। ओल्ड एज में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ओल्ड एज इसके होने का कारण नहीं होती। बट यू नो व्हाट, द गुड थिंग इज इट्स ट्रीटेबल। अगर किसी को ये डिसऑर्डर है तो उसे मुंह छिपाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस डॉक्टर के पास जाने की, ताकि आपका प्रॉपर मेडिकेशन शुरू हो सके। वैसे सिल्डेनाफिल और वायग्रा इसकी कॉमन मेडिसिन हैं। ये पीनस में ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करती हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो डॉक्टर आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री जानकर ही प्रिस्क्राइब करता है। सबसे पहले वो ये टेस्ट करता है कि आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम मानसिक है या शारीरिक। सो बिना कंसल्टेशन के कोई भी मेडिसिन ना लें। बिसाइड दिस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को क्योर करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस भी हैं जो आप अपने आप भी कर सकते हैं। इस बारे में भी आपको पूरी डिटेल अपने डॉक्टर से मिल जाएगी। मीना जी, क्या किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन मानसिक और शारीरिक दोनों कारणों से एक ही समय पर हो सकता है? Yes, it is possible. Suppose आपको obesity की प्रॉब्लम है और उसके लिए आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं जिसके साइड इफेक्ट से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। बट एट द सेम टाइम obesity के कारण आपका सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाता है, जो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने का एक साइकोलॉजिकल फैक्टर बन सकता है। इस सिचुएशन में अगर आपको एक्चुअल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है तो इसका कारण फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों होगा। क्या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन से रिलेटेड है? काइंड ऑफ। इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने पर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होने की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का मतलब है कि आपको इरेक्शन तो होता है, मगर आपके और आपके पार्टनर के चाहने से पहले आपको ऑर्गेज्म हो जाता है और आप इजैकुलेट कर जाते हो। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की तरह इसके होने के भी कई फिजिकल और साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं। उनमें से एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी है। जब मैन को पता होता है कि वो अपनी इरेक्शन को ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकता, तो वो इरेक्शन लूज होने से पहले ही जल्दी इजैकुलेट करने लगता है। धीरे-धीरे उसकी आदत बन जाती है। इसलिए अगर आपके प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो डॉक्टर्स पहले उसे ट्रीट करते हैं। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का भी इलाज है, इसलिए अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए भी डॉक्टर्स के पास जाने से शर्माइए नहीं। बहुत सही बात कही आपने। जब इलाज मौजूद है तो इन प्रॉब्लम्स को जिंदगी भर की सिरदर्दी क्यों बनाया जाए? अच्छा मीना जी, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की तरह डिलेड इजैकुलेशन भी तो होता है, थोड़ा सा उस बारे में भी बताइए। डिलेड इजैकुलेशन वो कंडीशन है जिसमें मैन को ऑर्गेज्म मिलने और इजैकुलेट करने में बहुत टाइम लगता है, और साथ ही नीड्स लॉट्स ऑफ सेक्सुअल स्टिमुलेशन टू रीच सेक्सुअल क्लाइमैक्स। कुछ केसों में तो इजैकुलेशन होता ही नहीं है। ये कंडीशन टेम्परेरी भी हो सकती है और लाइफ टाइम भी। इस प्रॉब्लम का मेजर ड्रॉबैक है कि आपको किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी से फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आप एंजॉय करने से ज्यादा इरिटेट होते हो, फिर चाहे आप मैस्टरबेट कर रहे हो या अपने पार्टनर के साथ सेक्स। इसके होने के क्या कारण है? वही फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, रिलेशनशिप इश्यूज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सर्टेन मेडिकेशन, बढ़ती उम्र, सर्जरीज, पुअर बॉडी इमेज, रिलीजियस टैबूज या इसके अलावा कई और क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। क्या इसका इलाज है? देखिए कभी-कभी इस प्रॉब्लम का होना नॉर्मल है, लेकिन अगर ये कंसिस्टेंटली बनी रहती है तो ये आपके और आपके पार्टनर के लिए स्ट्रेस बन सकती है। तब आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। इट इज आल्सो क्योरेबल। आज ऑलमोस्ट हर सेक्सुअल डिजीज का ट्रीटमेंट है, लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं है। आज हम वर्चुअली सोशल तो बहुत हो गए हैं, लेकिन अपनी रियल लाइफ में अपनों से डिस्कनेक्टेड होते जा रहे हैं, जो धीरे-धीरे हमें डिप्रेशन की ओर धकेल रहा है। हमारी मेंटल हेल्थ दिन ब दिन गिरती जा रही है, जिसका असर हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ता है, और यही सब कारण मिलकर हमारी सेक्सुअल लाइफ को भी इफेक्ट करते हैं। हेल्दी सेक्सुअल लाइफ के लिए हमारा हेल्दी रहना बहुत जरूरी है ना, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो इसके लिए योग कीजिए, मेडिटेट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाइए, खुश रहिए, अपने अपनों में, अपने रिश्तों में इन्वेस्ट कीजिए, अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाइए, एक दूसरे की पसंद और नापसंद की रिस्पेक्ट कीजिए, सोशल मीडिया पर खुद की प्रेजेंस को लिमिटेड कीजिए, खूब सारा पढ़िए। अगर आप ये सब इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो देखिएगा आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स बिना किसी मेडिकल हेल्प के ही दूर हो जाएंगी। बहुत पते की बात की आपने मीना जी। आइए अब ऑडियंस में से कुछ सवाल ले लेते हैं। होस्ट के कहते ही ऑडियंस में से एक लड़का उठा और उसने अपना सवाल पूछा। हेलो मैम, आई एम प्रदीप। मैम कभी कभी मुझे नींद में ही ऑर्गेज्म हो जाता है, कहीं मुझे कोई सेक्सुअल डिजीज तो नहीं?
देखिए ये कोई डिजीज नहीं है बट इट नीड्स टू बी एक्नॉलेज्ड। नाइटफॉल जिसे कॉमन लैंग्वेज में वेट ड्रीम्स भी कहा जाता है, वो टीन्स और एडोलेसेंट्स के साथ अक्सर होता है। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मैन नींद में अननोइंगली इजैकुलेट कर जाता है। प्यूबर्टी के बाद मैन में कई तरह के साइकोलॉजिकल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स की ग्रोथ हो रही होती है, उन्हें कई तरह के सेक्सुअल ड्रीम्स आते हैं। ड्यू टू दीस चेंजेस वो नींद में इजैकुलेट कर जाते हैं, अपने स्पर्म रिलीज कर देते हैं। इसी अनकंट्रोल्ड सीमन इजैकुलेशन को नाइटफॉल और वेट ड्रीम्स कहा जाता है। ये कंडीशन अडल्ट्स के साथ भी हो सकती है अगर वो मास्टरबेट या सेक्स से अपने स्पर्म्स को रेगुलरली रिलीज नहीं करते तो। और नाइटफॉल अक्सर देर रात या अर्ली मॉर्निंग में ही होता है। मैम, साइकोलॉजिकल और हार्मोनल चेंजेस के अलावा भी इसके होने का कोई कारण है? यस इसके होने की कुछ फिजिकल रीजंस भी हैं, जैसे पेनिस या पेनाल मसल और पेनाल नर्व का वीक होना, कई बार डिप्रेशन, एंजाइटी, वीक बॉडी मसल्स और नर्व्स, वीक किडनीज और बहुत देर तक एक ही जगह पर बैठे रहने से भी लोग इजैकुलेशन से अपना कंट्रोल खो देते हैं। एरोटिक ड्रीम्स भी इसकी एक वजह है। इसके अलावा जैसे मैंने अभी बताया भी कि अगर मैन अपने ओल्ड स्पर्म को रिलीज करके नए स्पर्म के लिए जगह नहीं बनाता तो तभी उसे अक्सर नाइटफॉल हो जाता है। तो मैम इसे कंट्रोल कैसे करें? अगर आपकी प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली होती है तो आपको इसके लिए किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। एंड डोंट वरी, इट इज कंट्रोलेबल। ओके, मेडिकल हेल्प के अलावा आप हेल्दी डाइट और डेली एक्सरसाइज रूटीन मेंटेन करके भी इसे कंट्रोल में ला सकते हैं। इससे आपकी बॉडी मसल्स और नर्व्स को स्ट्रेंथ मिलेगी और साथ ही रेगुलर बेसिस पर स्पर्म रिलीज से आप इसे कंट्रोल में रख सकते हैं। इसके बाद ऑडियंस में से एक और लड़के ने अपना सवाल मीना जी से पूछा। मैम, मॉर्निंग इरेक्शन क्या है और क्यों होता है? इवेंट के 5वें और आखिरी दिन भी आप बहुत बहुत स्वागत है मीना जी। पिछले 4 दिनों में हमें आपसे बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर मोस्ट वेलकम। देखिए, लोगों को इस सब्जेक्ट के बारे में अवेयर करना तो मेरा काम है। मैं चाहती हूँ लोग अपनी सेक्सुअलिटी को समझें, अपने सेक्सुअल डिजायर्स को जानें, अपनी सेक्सुअल प्रेफरेंस को पहचानें, वो ये जानें कि उनकी बॉडी अराउज क्यों होती है, सेक्सुअली रिस्पॉन्ड क्यों करती है। वो सेक्स एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझें ताकि उन्हें ये पता हो कि सेक्स के लिए आपके पार्टनर की कंसेंट बहुत जरूरी है। वो ये भी जान सकें कि अगर उनके पार्टनर का मूड नहीं है या उनका कोई पार्टनर ही नहीं है तो वो तब भी खुद को खुद सेक्सुअली सैटिस्फाई कर सकते हैं। उन्हें कोई भी लाइन क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप मीना जी। चलिए अब ऑडियंस से उनके सवाल ले लेते हैं। श्योर। कल जाते जाते आपसे एक लड़के ने सवाल किया था मॉर्निंग इरेक्शन के बारे में। सबसे पहले उसी के बारे में बताइए। मॉर्निंग इरेक्शन एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो मेन के साथ होती है। इसमें अक्सर मेन सुबह पेनिस इरेक्शन के साथ ही जाते हैं। साइंस और टेक्निकल टर्म में इसे मॉर्निंग वुड और एनपीटी यानी नॉक्टर्नल पेनाल टिमेसेंस भी कहा जाता है। ये कंडीशन अक्सर यंग लोगों में देखी जाती है, मगर ये किसी भी उम्र के पुरुष के साथ हो सकती है। और ये किस वजह से होता है? बहुत से लोग अज्यूम कर लेते हैं कि सेक्सुअल अराउजल की वजह से होता है, लेकिन ये सिर्फ इसके होने का एक रीजन है। और भी कई फैक्टर्स हैं जिनके होने से मॉर्निंग इरेक्शन की कंडीशन बनती है, लाइक न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, हार्मोनल्स, वेट ड्रीम्स, फुल ब्लैडर या फिर नींद में गलती से आपके पार्टनर का आपको टच कर देना। मॉर्निंग इरेक्शन का होना कोई समस्या नहीं है और ये उठने की कुछ ही देर में चला भी जाता है। आप इसे हेल्दी साइन की तरह भी देख सकते हैं। इसका होना ये इंडिकेट करता है कि आपकी नर्व्स और पेनिस एरिया में ब्लड फ्लो प्रॉपर्ली हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर ये होते होते अचानक ही होना बंद हो जाता है तो तब इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम शुरू हो गई हो, या अगर ये उठने के बाद भी नॉर्मल नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है नॉर्मल होने में, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको इस बारे में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अदरवाइज इसको लेकर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका होना एक हेल्दी साइन ही है। आई होप जिसने ये सवाल पूछा था उसे अपना जवाब मिल गया। अब अगला सवाल लेते हैं मीना जी। इस बार ऑडियंस में से एक लड़की उठी मीना जी से कुछ पूछने के लिए। हेलो मैम, रेनू। मुझे आपसे ये जानना था कि कभी-कभी मुझे सेक्स के टाइम पर और बाद में रोना क्यों आता है? क्या ये सिर्फ मेरे साथ होता है या और भी लोग ऐसा फील करते हैं? और क्या ये कोई घबराने वाली बात है? हेलो रेनू, देखिए ड्यूरिंग आफ्टर सेक्स रोना आने की कोई सिर्फ एक वजह नहीं है। इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन द गुड थिंग इज ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता। इट इज वेरी कॉमन। मतलब ऐसा होता क्यों है मैम? देखिए, सिंपल वर्ड्स में कहें तो दे आर टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ रिलीफ, और समटाइम्स ये टीयर्स ऑफ सैडनेस भी हो सकते हैं। सेक्स से मिले इंटेंस प्लेजर के बाद आप इमोशनल हो जाते हैं, ओवरवेल्म फील करने लगते हैं, जैसे आपको रोना आ जाता है। एंड ये प्योरली आपका फिजिकल रिएक्शन भी हो सकता है। इस बारे में आपको डिटेल में मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, साइंटिफिक टर्म में इस सेक्स के बाद रोने को पीसीडी यानी पोस्ट कोइटल डिस्फोरिया कहा जाता है। टीयरफुलनेस, सैडनेस, इरिटेबिलिटी इसके सिम्पटम्स होते हैं। जरूरी नहीं ऐसा होने की वजह बैड सेक्सुअल एक्सपीरियंस ही हो। परफेक्टली सैटिस्फाइड होने पर भी आपको रोना आ सकता है, और ये जरूरी नहीं कि ऐसा ऑर्गेज्म के बाद ही हो। बट वन थिंग इज सर्टेन दैट इट इज वेरी नॉर्मल रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। ये किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसा क्यों है, आइए आप इस बात पर बात करते हैं। देखिए, सेक्स के बाद रोना आना बहुत सी चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज हैप्पीनेस। कई बार आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, जैसे आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एज आई सेड अर्लियर, इन्हें टीयर्स ऑफ जॉय कहा जाता है। लाइक जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, एक बच्चे को जन्म देते हैं, या जब आपकी शादी होती है, एट दैट टाइम यू गो थ्रू अ रेंज ऑफ इमोशंस व्हिच इवोक क्राइंग। ऐसे इमोशंस से आप ड्यूरिंग सेक्स भी गुजर सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ डीपली प्यार में हो, या वो सेक्स आपकी लाइफ का बेस्ट सेक्स हो, या आप बहुत टाइम बाद सेक्स कर रहे हो। इस तरह की फीलिंग्स बहुत इंटेंस होती हैं जो आपको इमोशनल कर देती हैं और आपको रोना आ जाता है। सेकंड इज यू आर लॉस्ट इन अ मोमेंट। सपोज आप और आपका पार्टनर अपनी किसी फैंटेसी में इन्वॉल्व हैं और आपको उससे मिलने वाले प्लेजर का सोच कर थ्रिल हो रहा है। आप अपनी एक अलग दुनिया में खोए हो। ये ओवरवेलमिंग इमोशंस भी आपकी आंखों में आंसू ले आ सकते हैं। थर्ड इज योर बॉडीज रिस्पांस। हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ का बिगेस्ट ऑर्गेज्म मिला हो, या फिर शायद फर्स्ट टाइम आपने मल्टीपल ऑर्गेज्म एक्सपीरियंस किया हो, या फिर शायद कुछ जैसा आपने सोचा हो वैसा हुआ ही ना हो, आपको कुछ फील ही ना हुआ। इन सब रीजन से भी आपको रोना आ सकता है। फोर्थ इज बायोलॉजिकल रिस्पांस। ड्यूरिंग सेक्स होने वाले हार्मोनल चेंजेस से भी कभी-कभी रोना आ जाता है। फिफ्थ इज एंजाइटी। कुछ लोग अपनी स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर की वजह से भी रोने लगते हैं। हो सकता है ड्यूरिंग सेक्स भी आप अपनी प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस को अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हो और वही सोच कर आपको रोना आ रहा हो। ये भी हो सकता है कि आपके मन में ये डर हो कि क्या पता आप अपने पार्टनर को सेक्सुअली सैटिस्फाई ना कर पाएं, और फिर यही बात आपको इतना परेशान कर दे कि आप रोने लग जाएं। सिक्स्थ इज शेम और गिल्ट। कई बार हमारे दिमाग में इनहेरेंटली ये बात घर कर जाती है कि सेक्स बहुत बुरी चीज है। कई बार ऐसा रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में भी होता है, तो कई बार किसी के इन्फ्लुएंस में आकर भी हम सेक्स को गलत मानने लगते हैं। ऐसे माइंडसेट के साथ जब हम किसी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं तो हमें गिल्ट होता है, खुद पर शर्म आती है, और यही शर्म हमारी रोने का कारण बन जाती है। ऐसी शर्म और गिल्ट हमें तभी फील हो सकता है जब हम अपने पार्टनर से कुछ ऐसा छुपाते हैं जो उसे पता होना चाहिए, या हम उसके साथ कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, लाइक उसे झूठ बोलना या उसे चीट करना। सेवंथ इज पेन। मे बी ड्यूरिंग सेक्स आपको किसी तरह का फिजिकल पेन हो रहा हो और उसी पेन से आपको आंसू आ रहे हो। इस तरह के पेनफुल इंटरकॉर्स को डिस्पैरोनिया कहा जाता है। बट मैम, सेक्स इज सपोज्ड टू बी पेनलेस। फिर ये पेन क्यों होता है? देखिए, इसकी भी कई वजह हो सकती है, लाइक लैक ऑफ लुब्रिकेशन, इरिटेशन इन जेनिटल्स, चाइल्डहुड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड कोई ट्रॉमा, डिप्रेशन, वाजिनल एक्जिमा और वाजिनल इन्फेक्शन। क्या इसका क्योर अवेलेबल है मैम? यस, इस पेन का कोई भी फिजिकल रीजन हो वो आसानी से ठीक हो सकता है, और अगर कोई साइकोलॉजिकल वजह है तो वो भी क्योरेबल है, लेकिन कब और कितने दिनों में ये उस पर डिपेंड करता है जिसको ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर से कंसल्ट करने से पहले खुद से ये सवाल करें,
क्या मैं सचमुच रो रही थी या वो सिर्फ कुछ आंसू थे? मैं फिजिकल पेन की वजह से रो रही थी या मेरे ये आंसू मेरी बहुत ज्यादा इमोशनल होने की वजह से थे? सेक्स करने से पहले माइंड में मेरे क्या चल रहा था? मेरे वो थॉट्स प्लेजेंट थे या डिस्टर्बिंग थे? मेरे रोने से मैं लाइट फील कर रही थी या ये मेरी टेंशन को बढ़ा रहा था? इन सब सवालों को बार बार खुद से पूछिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो अपने पार्टनर से बात कीजिए। उनके साथ शेयर करने से हो सकता है कि सारे इश्यूज ही खत्म हो जाए। बाकी अगर ये रोना सिर्फ टीयर्स ऑफ जॉय है तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। इसके बाद होस्ट ने उस लड़की रेनू को बैठने का इशारा किया और मीना जी से कहा, मीना जी, इवेंट को खत्म करने का समय हो गया है। अभी भी बहुत से टॉपिक्स पर बात करनी रह गई, लेकिन ये विषय ही इतना बड़ा है कि कितना भी कर लेंगे फिर भी कुछ रह ही जाएगा। आई होप कि कभी किसी और इवेंट या शो में आपसे इस विषय पर बात करने का मौका मिले। जाते जाते कुछ और कहना चाहेंगे आप? बस इतना ही कि सेक्स को लेकर ज्यादा कॉन्शियस और कंजर्वेटिव होने से बचिए प्लीज। टाइम टू टाइम इसके बारे में पढ़ते रहिए, इसे समझिए और जानिए। अपने पार्टनर के साथ मिलकर सेक्सुअल प्लेजर के नए नए तरीके डिस्कवर कीजिए। इसे बोरिंग की जगह एडवेंचरस बनाइए। देखिए, मैं मानती हूँ कि आज की भागदौड़ की जिंदगी में इतनी सारी रिस्पांसिबिलिटीज के होते हुए समय निकालना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप और चीजों की तरह इसे भी अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देंगे तो इसके लिए भी टाइम निकल ही जाएगा। ये ह्यूमन नेचर है, हम जो करना चाहते हैं इसके लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। सेक्स कोई बुरी चीज नहीं है। कामसूत्र शास्त्र हमारे ही देश में लिखा गया था, वो भी सदियों पहले। हो सके तो उसे पढ़िए। इट इज नॉट ओनली अबाउट सेक्स पोजिशंस। एंड लास्ट टिप, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, अपने रिश्तों में खुद को इन्वेस्ट कीजिए। सेक्सुअल प्लेजर के लिए इससे बढ़िया और असरदार कोई और फॉर्मूला हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू थैंक यू मीना जी फॉर कमिंग एंड एजुकेटिंग अस।